evening and welcome to Rangan Bhari Shaam with me Kiran Meer के डाल तव्हांजा ठीकु आहियो ख़ैरियत सां आहियो मज़े में आहियो ऐं आई होप त तव्हांजो वीकेंड सुठो गुज़रियो हूंदो ऐं इंशाल्लाह ही बि जेके ॾींहं आहिनि इहे बि तव्हांजा सुठा गुज़रंदा ऐं जीअं त लास्ट वीक असांजे मथां हिकु सरप्राइज़ आंदो वियो हुयो गवर्नमेंट जी तरफ़ां पेट्रोल जे हवाले सां त ॿुधण में अचे थो त उन में थी सघे थो कुझु रिलीफ मिले को न को मुआइदो थियण वारो आहे अॼु सुभाणे जे अंदरि जेको आहे तव्हांखे मे बि वरी का ख़ुशख़बरी मिले या त घटि थींदो या त वधंदो का न का शइ त थींदी बहरहाल पर हर शइ जे लाइ पंहिंजो पाण खे तयारु रखिजो ईअं न त तव्हां जेको आहे तव्हांजी एक्सपेक्टेशन्स ॿियूं हुजनि ऐं तव्हांखे सरप्राइज़ हिकिड़ो ॿियो मिले पर इहो आहे त हर शइ जे लाइ इंसानु पंहिंजो पाण खे तयारु रखे जीअं त बरसाती सिलसिलो मां तव्हांखे ॿुधायो हुयो त न आहे पर वरी असांजे मेट्रोलॉजिस्ट ॿुधायो आहे त हे अनयूज़ुअल बरसातूं आहिनि जेके अप्रैल जे महीने में थी रहियूं आहिनि सो दुआ आहे त हींअर बि जेके बरसातूं थियनि अॼु ऐं सुभाणे में प्रिडिक्शन्स आहिनि त अॼु सुभाणे बरसाति थी सघे थी किथे लाइट टू मॉडरेट रेन थी सघे थी किथे बिल्कुलु हल्की ड्रिज़ल थी सघे थी त इन जे करे एहतियाती तदाबीर तव्हांखे लाज़मी वठणियूं आहिनि छो जो असांजा रोड रस्ता अहिड़ा कोन्हनि के जो असां हिन मौसम खे इंजॉय करे सघूं असां सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु घर में वेही करे ॿाहिरि जो नज़ारो इंजॉय करे सघंदा आहियूं असां गाॾी खणी पंहिंजी फैमिली सां मींहं जे टाइम ते ॿाहिरि नथा वञी सघूं कुझु एरियाज़ हूंदा जिते असांखे वरी बि डिफेंस क्लिफ्टन जा कुझु एरियाज़ हूंदा जिते असां सुठी ड्राइव करे वञी सघूं था अदरवाइज़ कराची जे ॿियनि एरियाज़ में असां ड्राइव नथा करे सघूं उते वॾा वॾा खॾा आहिनि ऐं माशाल्लाह सां वरी जॾहिं गाॾियूं किरंदियूं आहिनि त उहे गाॾियूं निकिरंदियूं बि न आहिनि मेयर साहब पाण रोड ते अची वेंदा आहिनि ऐं पाणी कोन निकिरंदो आहे इलाही शयूं थी वेंदियूं आहिनि त इन जे करे एहतियात पंहिंजे हथ में आहे तमामु घणो एहतियात तव्हांखे करिणो आहे सो उन खां अलावा अॼु सुबुह इहा बि ख़बर पई त कल्ह जेके मैट्रिक जा इम्तिहान थियणा हुया जेके पोस्टपोन थी विया आहिनि ऐं हाणे उहे इम्तिहान थींदा 10 अप्रैल खां वठी छो त एडमिट कार्ड्स कंहिं ॿार जा आया आहिनि किन ॿारनि जा न आहिनि आया कुझु प्राइवेट स्कूल्स में अची चुका आहिनि कुझु स्कूल्स में न आहिनि आया इन जे करे मैट्रिक बोर्ड जेको आहे इहो ई डिसीजन वरितो आहे त सुभाणे पेपर्स न थींदा हाणे मैट्रिक जा पेपर्स 10 अप्रैल खां थींदा उन खां अलावा अॼु सुबुह जो मां हिकिड़ी न्यूज़ ॾिठी ऐं उन न्यूज़ में मां इहो ॾिठो त स्वीस साउदर्न गैस जेको आहे हिकिड़ो शेड्यूल अॼु खां पास कयो आहे जंहिं ते सुभाणे इम्प्लीमेंटेशन थींदी अॼु त उन्हनि पास करे छॾियो पंहिंजो हिकिड़ो शेड्यूल हाणे उन शेड्यूल में इहो आहे मां उर्दू में चवणु चाहींदसि त जेके असांजा हिते जेके मेंबर्स वेठल आहिनि उहे बि सम्झी सघनि ऐं जेके असांजा उर्दू जेके असांजा व्यूवर आहिनि उहे बि सम्झी सघनि शेड्यूल ये आया है कि सुबह तकरीबन 5:30 बजे आपका गैस आएगा उसके बाद 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक आपका गैस गायब हो जाएगा उसके बाद 1 या 2 घंटा गैस आएगा फिर 6 बजे से रात 10 बजे तक आपको गैस नहीं मिलेगा उसके बाद रात को 1 घंटा या 1.5 घंटा गैस आएगा उसके बाद फिर सुबह 5:30 बजे आएगा दे क्यों रहे हैं फिर आप ना दें ये मेहरबानी भी आप हमारे ऊपर ना करें वैसे भी जो है घरों के अंदर सिलेंडर्स लोगों ने रखे हुए हैं वो कितने मतलब अनहेल्दी हैं सबके लिए सबकी जानें उसके अंदर फंसी हुई हैं और वो जो सिलेंडर्स हम यूज़ करें वो गैस भी कितनी महंगी हो चुकी है मेरा ख्याल है 500 या कुछ समथिंग इस तरह का वो चल रहा है तो मेरा ख्याल है कि हमें वो चीज़ भी प्रोवाइड नहीं की जाए या तो हम हवा खाएं या तो हम पानी पी के गुजारा करें पानी भी नहीं है पहली बात तो ये कोई चीज़ हमारे पास नहीं है तो मेरा ख्याल है ये शेड्यूल तो हमें नामंजूर है क्योंकि एक तो आप गैस देते नहीं हैं बिल्स माशाल्लाह इतने भर भर के आते हैं जो हम पूरा वक्त अपने जितने भी जो है ना बिल्स देने में पूरे हो जाते हैं तो ये मेरा ख्याल है कि ये वाला जो शेड्यूल है बिल्कुल नामुनासिब शेड्यूल है हाँ आपने जो एक शेड्यूल रमज़ान में रखा था वो फिर भी हमें मंजूर था जो सुबह के टाइम गैस आता था तकरीबन दोपहर के टाइम हमारी जो भी फीमेल्स होती हैं जो वर्किंग लेडी होती हैं जो दोपहर 2 बजे तक घर पे वापस आ जाती हैं वो क्या करेंगी उस टाइम पर बच्चों को क्या खिलाएंगी छा खाईंदियूं पाण छा कंदियूं त इन जे करे जेको आहे इहो जेको शेड्यूल आहे तमामु ग़लति शेड्यूल आहे इन शेड्यूल खे रीशेड्यूल कयो वञे मां पंहिंजे चैनल जे तवसुल सां इहो ई चवणु चाहींदसि पंहिंजे प्रोग्राम जे तवसुल सां इहो ई चवणु चाहींदसि त इन शेड्यूल खे रीशेड्यूल कयो वञे प्रॉपर टाइमिंग रखा वञनि जंहिंमें हर कोई ईज़ीली
सेफली पंहिंजे घर जो कमकार करे सघे। सो पंहिंजे प्रोग्राम जो असां आगाज़ सुठे तरीक़े सां करे चुका आहियूं ऐं मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि अॼु असां सां गॾु जेके हिते गेस्ट मौजूदु आहिनि प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर ख़ालिद बिन मोहम्मद साहब हिते मौजूदु आहिनि जेके सीनियर फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंसिस एंड AI ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी कराची, उन्हनि खे बि भली कार्ड कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। उन खां अलावा असां सां गॾु निज़ाम ख़ान साहब मौजूदु आहिनि जेके एजुकेशनिस्ट आहिनि, IT एक्सपर्ट आहिनि, 15 सालनि जो एक्सपीरियंस आहे ऐं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन आहिनि, उन्हनि खे बि भली कार्ड कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक है। उन खां अलावा असां सां गॾु हाफ़िज़ मोहम्मद अहमद सिद्दीकी साहब मौजूदु आहिनि जेके PhD होल्डर आहिनि, सीनियर लेक्चरर ऐं एट इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ड्यूअल मेजर मास्टर्स डिग्री होल्डर आहिनि, उन्हनि खे बि भली कार्ड कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम, आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गॾोगॾु असां सां गॾु सिंगर बि मौजूदु आहिनि जेके पंहिंजी आवाज़ जो कमाल ॾेखारींदा ऐं गॾोगॾु उन्हनि जो नालो भी कमाल आहे ऐं माशाल्लाह से सिंधी आहिनि। कमाल सिंधी भी असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम भा। वालेकुम अस्सलाम। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अल्लाह जो करम है, तव्हां ख़ुश आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, मां बिल्कुल ठीक आया। तो सर, आपने मेरी बातें सुनी जो मैंने स्टार्ट में बातें की, कितना इत्तेफाक करते हैं आप उनसे? आपकी बातों से तो काफ़ी इत्तेफाक करते हैं क्योंकि आपकी जो आवाज़ है वो आपकी आवाम की आवाज़ है। जो आपने बातें कहीं वो आजकल मैं समझता हूँ सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे मुल्क के आवाम को यही मसाइल दरपेश हैं, जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन का मसला पैदा हो रहा है बिकॉज़ ऑफ पेट्रोल की प्राइसेस जो इंक्रीज़ हो रही हैं। बिजली का मसला पहले से चल रहा था, लोड शेडिंग के मसाइल ज़्यादातर एरियाज़ में हैं। पर्सनली हम जहाँ रहते हैं वहाँ भी हमारे एरिया में पहले रमज़ान से पहले 8 आवर्स 24 आवर्स में से लोड शेडिंग स्टार्ट हुई हुई थी। हालांकि हमारा एरिया पॉश एरियाज़ में से कराची के कंसिडर होता है। उसके बाद रमज़ान में 6 आवर्स कर दिया और अब भी 6 आवर्स कंटिन्यू है। फिर नया रिसेंटली जैसे आप बता रही हैं सुई गैस का लोड शेडिंग का भी स्केड्यूल आया है। आपने जो बताया उससे थोड़ा सा हमारा डिफरेंट है, बट उसके बावजूद ये है कि 1 आवर 2 आवर 3 आवर का एक फ़्लो है गैस का, उसके बाद एक ब्रेक है। तो मैं यही सोच रहा था कि घर में जो डिशेज़ 4-5 आवर्स में बनती हैं, 6 आवर्स में बनती हैं, वो कैसे बनेंगी और क्या होगा? पाए तो बनी नहीं तो जी पाए आप भूल जाएं, आप बाहर से लाके खाएं। तो बिल्कुल ये है कि ये मसाइल हैं जो कॉमन मसाइल हैं आवाम को जो सब साथ दरपेश हैं। तो लेट्स सी कि अल्लाह मामलात को बेहतर करे, दुआ तो यही की जा सकती है। बाकी ये कि लेट्स सी, वी एग्री विद यू। इंशाल्लाह हमारी जो उम्मीदें हैं वो अल्लाह से ही हैं और जाहिर है हम आगे और कुछ भी नहीं कर सकते, ना बोल सकते हैं, लेकिन ये है कि उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए बिल्कुल, हमेशा। बिल्कुल। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी माशाल्लाह से जाहिर है ट्रैवल करते हैं बाहर और पेट्रोल इतना इंक्रीज़ हुआ है, तो आपकी लाइफ पे कितना असर पड़ा उससे? देखें, बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा है। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ना पड़ा हो। पहले बआसानी पेट्रोल मिल जाता था, अब तो और ज़्यादा लाइन हमें लगानी पड़ रही है पेट्रोल के लिए। ये सबसे बड़ा एक चैलेंज हो गया है कि जब हम इजीली जाते थे, फ़ीमेल के साथ भी अगर हम जाते थे तो पेट्रोल पंप पे हमें थोड़ा सा कंपलसेशन मिल जाती थी कि पहले दे देते थे। अब तो वो भी ये कहते हैं कि आप लाइन में लग जाएं। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ये चीज़ कहने को यूनिफॉर्म तो हो गई है, लेकिन चैलेंजेस हमारे लिए हैं। बआसानी पहले इजीली पहुंच जाते थे, गाड़ी में आराम से चले जाते थे, लेकिन अब बाइक पर आ गए, तो यहाँ हमारे लिए बहुत चैलेंज होता जा रहा है। अब आहिस्ता से हम साइकिल पे भी आएंगे। इससे क्या होगा कि फिजिकल फिटनेस भी होगी। जो घर बैठ के हम लोगों का वज़न बढ़ गया है, ठीक है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें अब साइकिल पे आना चाहिए। उससे फिजिकल एक्टिविटी भी होगी, पेट्रोल की बचत भी होगी। एब्सोल्युटली। इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट हमारा ख्याल कर रही है। करना भी चाहिए ना भाई, देखिए करना भी चाहिए उन्हें ना। आवाम तो आएगी नहीं साइकिल पे, खुद से हम ही ले आते हैं इसको साइकिल के ऊपर। हाँ, तो अब ये जैसे कि बिल्कुल आप बजा फरमाया, मैं टोटली एग्री करता हूँ। और मैं तो कहता हूँ कि इसके ऊपर हम लोग पता नहीं एहतिजाज क्यों नहीं कर रहे हैं। हम लोग आजकल सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर कह रहे होते हैं, अपनी बात पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन अगर आप देखें दूसरे जहाँ ममालिक हैं वहाँ एटलीस्ट लोग बाहर निकलते हैं, अपनी वॉइसेस रेस करते हैं। दूसरा मसला असल में ये है कि आप देखें कि अगर गवर्नमेंट बाहर के ममालिक से अगर कोई लोन वगैरह कुछ लेती है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी इंटरनल जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, वो इस तरह की नहीं हो पा रही हैं कि आप फुलफ़िल करें आवाम की नीड्स को।
आप लोन वगैरह और जितनी भी सारी चीज़ें ले लेते हैं उसकी स्ट्रेटजी नहीं बनाते, कि जैसे कि वही मिसाल दी जाती है ना कि जैसे चाइनीज़ कहा करते थे कि किसी को परचेज़ लेके कुछ ख़रीद के देने से बेहतर ये है कि उसको आप फिशिंग या कोई कारोबार सिखाएं। असल में गवर्नमेंट ये कर नहीं रही है। मुल्क को स्टेबल रखने के लिए बाहर ममालिक से वो कर्जे ले रहे हैं, मतलब दूसरी भी पॉलिसीज़ हैं IMF की वॉट, तो वो सारी लेके वो आवाम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। और शुरू से ही जब से हमने होश संभाला तो हम यही सारी चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं कि आवाम उसका बोझ बर्दाश्त कर रही है। पहले जब छोटे हुआ करते तो पता चलता था कि शायद कोई 50-60 हज़ार रुपये जो हैं वो पर पर्सन का बोझ है। कल परसों में देखा कोई 3.5-4 लाख रुपए हो गया है। तो मतलब ये चीज़ अगर इसी तरीके से चलती रहीं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आगे जाके चीज़ें ये सही हो पाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए अपनी चीज़ें इस तरीके से स्ट्रेटजाइज करें कि ये जो हम लोन ले रहे हैं और ये जो इस तरीके वो आवाम के ऊपर बोझ ना बने। क्योंकि हम देखें ना, हम जितनी भी सारी चीज़ें जो अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ देखें तो हम ज़्यादातर जो है वो हम लोग असम्बलिंग की तरफ जा रहे हैं, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की तरफ एक्चुअली नहीं जा रहे हैं। हमारा जो ज़्यादातर दारोमदार है वो हमारा इम्पोर्ट करने के ऊपर है, इंस्टेड ऑफ कि हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करें। जब आपके अखराजात बढ़ जाएंगे मुल्क के और कुछ आप चीज़ें बेच नहीं पाएंगे तो यही सूरत हाल होगी जैसे कि आज हो रही है। और जैसे कि आपने बिजली, पानी, रोड्स का जिक्र किया, पहले तो हम इसके ऊपर अफसोस करते थे कि जुम्मे की नमाज़ पढ़ के निकलेंगे तो सिर्फ चप्पल ही गायब होगी। आज तो गाड़ियाँ गायब हो जाती हैं, बंदे गायब हो जाते हैं। तो मतलब अनसर्टेनिटी है ना। एक तो हम पानी का वो शेड्यूल का जो है वो टाइमिंग्स का उसको जहन में रखें, दूसरा हम बिजली की टाइमिंग्स को जहन में रखें, तीसरा हम गैस की टाइमिंग्स को जहन में रखें, और जो जॉब और कारोबार वाले हजरात हैं वो अपनी टाइमिंग्स को रखें। मतलब क्या क्या टाइमिंग्स हम मेजर करके चलें। तो एक्चुअली हम एज आ कौम जो है ना, पूरी पाकिस्तानी जो आवाम है वो हम एक सर्वाइवल मूड के ऊपर जी रहे हैं। वो जिसको जीना कहते हैं ना वो अभी हम जी नहीं रहे, हम सर्वाइवल मूड के ऊपर हैं। तो वो कहते हैं ना कि हमें इजराइल और अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, हमें यही गवर्नमेंट काफ़ी है हमारे लिए जो जितने जुल्म सितम आ रही है। सही बात तो है, हमें किसी और की एक्सटर्नल फोर्सेस की हमें ज़रूरत नहीं है, हम अपने लिए काफ़ी हैं। वाकई सोचण जी ॻाल्हि आहे न, असां हाणे टाइमिंग्स जे हिसाब सां हलंदासीं। ठीकु आहे, हर इंसान जो हिकिड़ो पंहिंजो शेड्यूल हूंदो आहे, टाइम हूंदो आहे त मूंखे हिन टाइम ते हीअ शइ करणी आहे, पर हाणे असांखे ॿिए टाइम जे हिसाब सां हलणो पवंदो। सो बहरहाल अल्लाह हिदायत दे सभिनीनि खे। सर, आप क्या देखते हैं कि AI का क्या फ्यूचर है पाकिस्तान के अंदर? देखें, AI इस वक्त एक जो मौजूदा बज़वर्ड्स हैं उसमें एक बहुत बड़ा बज़वर्ड इस वक्त AI इस्तेमाल हो रहा है। AI एब्रीविएशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, ओल्डर डेज़ में जब AI का टर्म नहीं आया था समझें, तो होती थी नेचुरल इंटेलिजेंस, ठीक है, नेचुरल इंस्टिंक्ट और नेचुरल इंटेलिजेंस, जो अल्लाह ताला ने इंसानों में भी और जानवरों में भी बिल्ट इन डाली है। ठीक है, इंसान को खाना पीना कोई नहीं सिखाता, सही है, पढ़ना, जो भी एक्टिविटीज़ इंसान परफॉर्म करता है ये सिखाता कोई नहीं है, बल्कि ये नेचुरली इंसान सीखता है। नेचुरल इंस्टिंक्ट में इंसान की शामिल है। इसी तरह जानवरों की बहुत सारी नेचुरल इंस्टिंक्ट में चीज़ें होती हैं जो उनकी, तो ये उनकी नेचुरल इंटेलिजेंस में शामिल होती हैं। तो इंसान ने ये सोचा, पहले डिवाइस बनाई, डिवाइस के साथ फिर इंसान ने ये सोचा कि इसको किसी तरह अब इस काबिल बनाया जाए कि इंसान की तरह कुछ काम कर सके। तो उसमें डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी के वो अपने फ़ैसले कर सके, ये किसी तरह इसके अंदर डाली जाए। तो डिवाइसेस के अंदर, मशीनों के अंदर किसी तरह ये चीज़, ये सिलसिला, ये ताकत किसी तरह चाहिए डाली जाए, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़ुमरे में आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यही है कि हमने मसनूई ज़हानत, इसका तर्जुमा उर्दू में मसनूई ज़हानत पैदा कर दी किसी भी डिवाइस में। इसके लिए फिर इंसान ने मुख्तलिफ़ तजर्बात किए। जब मशीनों में मुख्तलिफ़ तरह से इंसान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डालने की कोशिश की, तो फिर उसको किस तरह से इंसान समझे कि क्या ये वाकई आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हो गई है ये डिवाइस या नहीं हुई। उसके लिए फिर मुख्तलिफ़ इंसान ने टेस्ट भी बनाए, ईजाद किए। अब आजकल नए टेस्ट आ गए हैं। पहले ज़माने में एक ट्यूरिंग टेस्ट होता था, तो उसमें ये होता था कि एक मशीन को, कंप्यूटर को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाया और उसे एक कमरे में रख दिया, दूसरे कमरे में इंसान बैठ गया और तीसरे कमरे में उसका टेस्टर मौजूद है। टेस्टर को नहीं बताया कि रूम नंबर A में कंप्यूटर है या इंसान है और रूम नंबर B में कंप्यूटर है या इंसान है। टेस्टर रूम नंबर C में बैठा हुआ है। तो वो एक तरह के सवालात दोनों डिवाइसेस से पूछ रहा है, एक में डिवाइस है और एक में ह्यूमन है। अगर वो सिमिलर सवालात पूछे और जवाबात ऐसे आ रहे हों कि इंसान डिफरेंशिएट ना कर सके कि यहाँ पे कंप्यूटर है या यहाँ कंप्यूटर है, यहाँ ह्यूमन है या यहाँ ह्यूमन है, तो उसे हम कहेंगे कि हमने कंप्यूटर को इतना इंटेलिजेंट बना दिया कि अब हम उसमें फ़ैसला करना मुश्किल है कि कौन सा इंटेलिजेंट है और कौन सा नहीं है, या कौन सा कंप्यूटर है और कौन सा इंसान है। तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। सही। तो आपको लगता है कि यहाँ पे इसका यूज़ जो है वो सही हो रहा है?
देखें, वो तो फिर बात यही आ जाती है कि इंसान ने इसको बनाया, इंसान के ये कंट्रोल में भी है अभी तक। अब मूवीज़ आती हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट्स आ गए, डिवाइसेस आ गई और उन्होंने दुनिया पे कब्ज़ा कर लिया, इंसानों पे वो कर लिया, लेकिन अभी तक जो है ये इंसान के कंट्रोल में है ये फिनोमेना। अब इसका यूज़ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से होता है। हर चीज़ का देखें यूज़ दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। अच्छे कामों के लिए भी चीज़ें यूज़ होती हैं और बुरे कामों के लिए भी यूज़ होती हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक तरफ तो इंटेलिजेंट डिसीजंस लेने में, अच्छे काम करने में, नई रिसर्च करने में, नई इन्वेंशंस करने में और मुख्तलिफ इंसान को मदद करने में, फैसिलिटेट करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो रही है। दूसरी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इस्तेमाल हो रही है इंसान को धोखा देने में भी, इंसान को डिसीव करने में भी, दूसरों को किसी तरह नुकसान पहुंचाया जाए। अब वो नुकसानात भी कई तरह के होते हैं, शायद ये टॉक आगे बढ़ेगी तो उस तरफ भी लोग जाएंगे या फिर तो दोनों डायरेक्शंस हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। अब ये इंसान पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी डायरेक्शन चूज़ करता है और उसे किस तरह इस्तेमाल करता है, वो पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में। सही। सर आप बताइए कि आईटी की फील्ड आजकल हर कोई क्यों चूज़ कर रहा है? देखें, आईटी अपग्रेड हो रहा है, क्योंकि पहले कहते थे कि ऑयल इज़ द सॉइल, बट अब कहते हैं डेटा इज़ द ऑयल एंड डेटा इज़ द सॉइल। सही। सो इंफॉर्मेशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो, चाहे वो किसी इंफॉर्मेटिव डेटा की हो, किसी भी चीज़ की हो। तो आईटी की फील्ड इस तरह से एक्सटेंड होती जा रही है। इसमें जैसे मैं सर की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा कि इसमें चीज़ें पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, लेकिन इस वक्त अगर हम फोकस करें तो पॉजिटिव ज़्यादा जा रही हैं। नेगेटिव का रोल बिल्कुल है, क्योंकि ये तो एक दुनिया का नेचर है कि दोनों चीज़ें साथ चलेंगी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। आपने जापानीज़ का एक लोगो देखा होगा, एक सैम्बल होता है ब्लैक कलर का जो राउंड अबाउट होता है, एक वन साइडेड डॉट ब्लैक होता है, वन साइडेड वाइट होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे भी ये टेक्नोलॉजी चल रही है कि कभी जो है वो आईटी जो है बिल्कुल ही एक्सटेंड हो जाता है पॉजिटिव वे में और कभी नेगेटिव में। बट नाउ क्योंकि चीज़ें इसमें मल्टीपल इंटीग्रेट होती जा रही हैं, पहले हम जो है वो बैंकिंग सिस्टम चेक पे डिपेंडेंट थे, अब जो है हमारे पास ऑटोमेशन सिस्टम आ गए, हमें अब जाने की नीड नहीं है। पहले जो है अगर आप देखा जाए तो हमारे पास ऑनलाइन ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जो हम डायरेक्टली मार्स तक पहुंच सकते थे, लेकिन आज मार्स पे भी हम लोगों ने दूसरे सैयारे भी देख लिए हैं। इवन ऐसी टेक्नोलॉजी हम लोगों ने बिल्ड कर ली हैं और स्टिल हम उसको इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, इन्वेंट करते जा रहे हैं, जो इन फ्यूचर ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे आने वालों के लिए भी बेहतरीन है साबित होगी। सही, ज़बरदस्त। सर आपसे पूछना चाहूँगी कि साइबर अटैक के आम से आम जो एक होते हैं ना कि अटैक्स, वो कौन से होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है? बिल्कुल, मैं जो आपकी एआई वाली बात थी और इस वाली बात को मैं मर्ज करके आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, पहले ज़माने में ये होता है कि जब हम लोग जैसे बैंकिंग की बात सर ने करी तो हम लोग पहले चेक्स वगैरह इस तरीके, अब जब से हमारे पास ये ऐप्स वगैरह आना शुरू हुई हैं तो इसके बाद से इतना फ्रॉड होना शुरू हुआ है, मतलब आप सोच नहीं सकते। हमारे फेसबुक के ऊपर जो है वो हमारी हैकिंग शुरू हो गई है। हमारा मतलब फेसबुक हैक हो जाया करता था पहले, सिर्फ किसी को ईमेल एड्रेस पता चलता था या उसका नाम पता चलता था, वो हैक कर लेता था। फिर उसके बाद हमने कभी नहीं सुना था कि व्हाट्सअप हमारे हैक होना शुरू हो जाएंगे। तो वो सिर्फ एक लिंक भेज रहे होते हैं आपको, वो आप लिंक ओपन करते हैं, आपका सारा डेटा, सारी प्राइवेसी, सारे कॉन्टैक्ट्स, सारी गैलरी, इवन के पूरे मोबाइल का एक्सेस इन शॉर्ट उनके पास चला जाता है। तो आप जो भी एक्टिविटी अपने मोबाइल पे कर रहे होते हैं, इवन दो कि अब हम जो मोबाइल जो हमारी बैंकिंग ऐप्स हैं, पासवर्ड बहुत कम ही लोग डाल रहे होते हैं, ज़्यादातर हर किसी ने थंब इम्प्रेशन रखा हुआ होता है फ़ौरन क्विक एक्सेस के लिए, तो वो तक एक्सेस उनके पास चला जाता है। और जब वो आपको मैसेज करते हैं कि 4 कोड्स आपके पास आए हैं, तो वो 4 कोड्स, क्योंकि मोबाइल का एक्सेस उनके पास है, वो चारों कोड्स भी ऑटोमेटिकली उनके पास चले जाते हैं। फिर इवन दो आपकी जो ईमेल्स आपके पास होती हैं, बहुत सारी ईमेल्स आपके पास आ रही होती हैं कि आपका इतने लाख का, इतने करोड़ का इनाम निकल आया, आपका यूएसए का वीज़ा लग गया है, आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। तो वो इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं। लोगों के पास असल में नॉलेज नहीं है। तो जिस तरीके का हमारा पाकिस्तान का जो कराची का और माहौल चल रहा है, तो वो लोग देख रहे होते हैं, अच्छा यार ये ऐप आई है, चलो इसके ऊपर क्लिक करो। फिर वो इस तरीके के मैसेज होते हैं कि 10 लोगों को फॉरवर्ड करें, आपको ये इनाम मिलेगा। पता है वो इनाम तो मिलता नहीं है, आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। तो इस तरीके के जो चीज़ें हैं वो चलें। इस पर अकाउंटेबिलिटी जो है वो यहाँ पे आईटी का और ये जो साइबर अटैक्स वाली बात है ये आ जाता है, और अकाउंटेबिलिटी इसमें बहुत होनी चाहिए। आपका चेक एंड बैलेंस बहुत होना चाहिए, और इसमें आपको चेक एंड बैलेंस के कंट्रोल सिस्टम, आपके सेगमेंट्स बना देने चाहिए। इस बात पे हम मज़ीद बात करेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है
और ये साइबर अटैक्स जो है हमारे पास अब कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं पाकिस्तान में। तो वैसे वक्त आए ब्रेक जो जल्दी हाजिर था। तव्हांखे भली कंदासीं रंगन भरी शाम में तव्हां भी असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था, असांखे कॉल करे सघो था, नंबर वहाँ जी स्क्रीन पे अची रहो है। सर जैसे हम साइबर अटैक के हवाले से बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, तो मैं चाहूँगी कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा कंटिन्यू करें। अच्छा देखिए, जैसे साइबर अटैक की टर्म है, साइबर अटैक मींस के इंटरनेट के थ्रू अटैक किया जाए। अब अटैक किसी भी कहना चाहिए डिवाइस पे हो सकता है या किसी चीज़ पे हो सकता है। अब जैसे कंप्यूटर है उस पर अटैक हो सकता है, किसी वेबसाइट पे अटैक हो सकता है, किसी डिवाइस पे अटैक हो सकता है। इसकी मुख्तलिफ साइबर अटैक्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। जैसे एक मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, वो आपके कंप्यूटर में आके इंस्टॉल हो जाते हैं, उसके थ्रू आपका डेटा हैक हो जाए या कुछ हो जाए, मिसयूज़ हो जाए। डिवाइसेस जैसे सर ने बताया कि मोबाइल डिवाइसेस हैक हो जाती हैं, उससे फिर आपके अकाउंट्स हैक हो सकते हैं। जैसे लोगों का फेसबुक हैक हो जाता है, व्हाट्सएप हैक हो जाता है, और इवन बैंकिंग अकाउंट्स हैक हो जाते हैं आपकी। और बैंकिंग अकाउंट्स अगर आपके हैक हो जाएँ तो आप समझ सकते हैं कि उसमें फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। तो हुआ भी है, बहुत लोगों का यस यस, तो मुख्तलिफ तरह से फेसबुक से डेटा लॉस होता है, उससे भी मामला हो सकते हैं। व्हाट्सएप से आपके अकाउंट्स जाते हैं। फिर इस तरह आजकल देखें, हमें भी मेरे ख्याल में मैसेजेस आए हैं। मेरे अपने एक साबिका सर थे, उनकी तरफ से मैसेज आया अभी थोड़े दिन पहले ही की बात है व्हाट्सएप पे, और सलाम दुआ हुई। उसके बाद मुझसे कुछ उन्होंने कहा कि एक नीड है, तो मैं नीड है तो मैं समझ गया, क्योंकि मैं भी ज़ाहिर है इस फील्ड में हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि नीड का मतलब अब अगला जुमला क्या आने वाला है। तो उन्होंने फिर फाइनेंशियल अमाउंट कोई मुझसे मांगी कि 90,000 रुपीज़ मुझे इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए काइंडली। तो मुझे ये पता था, मैं उन साहब को चूँकि बड़ी अच्छी तरह जानता था कि फाइनेंशियली भी बड़े अच्छे वेल ऑफ हैं और उन्हें कोई नीड हो भी नहीं सकती, और होगी तो शायद मुझसे तो नहीं, कम से कम डिमांड करेंगे। तो मैं उनका स्टूडेंट हूँ समझें। तो फिर मैंने उनसे रब्ता किया, कॉल की, तो कॉल नहीं उठा रहे। ठीक है, कॉल नहीं उठा रहे। व्हाट्सएप पे कॉल की, वो काटे जा रहे हैं। कोई ज़ाहिर है जो हैकर था, व्हाट्सएप अकाउंट हैक करके बैठा था, वो उस कॉल को कट कर रहे थे, क्योंकि वो ज़ाहिर है अगर बात करते तो मैं पहचान लेता कि ये मेरे सर तो नहीं है, ये तो कोई और हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर मेरा उन सर से रब्ता हुआ, उनकी कॉल आई। फिर उन्होंने कहा कि खालिद हाँ मुझे पता है कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है और तुम्हें कोई डिमांड तो नहीं आई। मैंने कहा जी जी बिल्कुल मुझे डिमांड आई है, और इतने अमाउंट की मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी मैं इसका भेज सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा ये अकाउंट तो इस वक्त हैक हुआ है, तो आपको स्क्रीनशॉट भी भेजूँगा तो वो नहीं को जाएगा। लेकिन मैंने कहा इतने अमाउंट की, तो कह लगे मैं नहीं हूँ ये। तो मैंने कहा हाँ मैं समझ गया था कि आप नहीं हैं, लेकिन मैंने कहा आप इसको ख़ास तौर से देख लीजिए, इसको रिपोर्ट कर लीजिए और इस अकाउंट को रिकवर कीजिए, कहीं ऐसा ना हो। कहने लगे आपने पैसे तो नहीं भेजे। मैंने कहा नहीं, मैंने अभी भेजे तो नहीं है, और मैं भेजता भी नहीं हूँ ऐसे मैसेजेस पर जब तक कि कोई बात ना हो प्रॉपर वे में। अच्छा, आजकल एक टेक्नोलॉजी और आ गई है, मुख्तलिफ़ तरह के अटैक्स होते हैं। पहले तो अटैक्स के मेलवेयर है, DDoS अटैक्स कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स। फिर इस तरह फ़िशिंग अटैक्स हैं, और मुख्तलिफ़ तरह के अटैक्स हैं जो साइबर में चल रहे हैं। उसके साथ साथ आजकल एक टेक्नोलॉजी आ गई, डीप फेक टेक्नोलॉजी। उसमें ऑडियो और वीडियो का डेटा भी इनके पास होता है, हैकर्स के पास, और ये आपकी आवाज़ में बात भी कर सकते हैं। तो जब आपके किसी जानने वाले को कॉल आएगी, मिसाल के तौर पे आपके फ़ादर को कॉल आए या किसी और को कॉल आए कि मैं आपका या आपको कॉल आए कि मैं आपका फ़ादर बात कर रहा हूँ और मुझे ये नीड है, तो पॉसिबिलिटी होती है कि इंसान उनको फिर पैसे ट्रांसफ़र कर दे या कुछ और जो भी है। तो बिकॉज़ कि वो उनकी कॉल आ रही है, ऑडियो कॉल भी आ रही है और वीडियो तक भी आ सकती है। अच्छा। तो वीडियो कॉल भी हो सकती है और ऑडियो भी, और उसमें वो डिमांड करेंगे तो इंसान की फिर पॉसिबिलिटी होती है कि इंसान बातों में आ जाएगा। वीडियो में आप वही नज़र आ रहे होंगे आप, वही नज़र जी वही नज़र आ रहे होंगे उनकी, उन्होंने वीडियोस ली हुई होंगी और हैक करके और उसे यूज़ कर रहे होंगे। जैसे आजकल आज ही मैं एलन टॉक के नाम से एक वेबसाइट देख रहा था, उसमें एलॉन ने बनाई हुई है मेरे ख्याल है, और उसमें बहुत सारे फेसेस लोगों के ऑप्शंस, बड़ी मशहूर शख्सियात के फेसेस हैं, और उसमें आप टेक्स्ट टाइप इन कर सकते हैं, और उसमें फिर उनके ऑप्शन भी हैं वीडियोस के, कौन सी वाली वीडियो के स्टाइल में आपको, इन कपड़ों में, इस बैकग्राउंड में वीडियो चाहिए। तो वो उनकी जी, तो फेमस पर्सनैलिटीज़ की आप वीडियोस जनरेट कर सकते हैं, अपने अल्फाज उन्हें दे सकते हैं, आवाज़ उनकी आएगी, वीडियो भी उनकी होगी,
जैसे मैंने अपना प्रोफाइल जो मैं इत्तेफाक से आज ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो प्रोफाइल जो भेजा था तो मैंने अपना प्रोफाइल वहाँ पे थोड़ा सा डाल दिया और उसमें एलॉन मस्क की तस्वीर लगा दी, वीडियो सेलेक्ट कर ली, उनकी 3-4 वीडियोस के ऑप्शन थे, उनकी एक वीडियो सेलेक्ट कर ली और मैंने वो उसे ऑडियो दे दिया। तो अब एलॉन मस्क जो है मेरा इंट्रोडक्शन करा रहा है, तो आई वाज लाइक कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई एलॉन मस्क जो है वो इंट्रोडक्शन मेरा दे रहा है बैठ के। तो इस तरह से कॉल्स भी लोगों को आ रही हैं और फिर उसमें ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है, चांस हो जाता है कि आप उन बातों में आ जाएंगे। अच्छा, एक और बात मैं ज़रूर यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी कि ये तो जैसे उन्होंने बात की कि लिंक्स आते हैं कि उस पर क्लिक करें तभी आप हैक होते हैं, अगर आप उनको क्लिक ना भी करें फिर आप कैसे हैक हो रहे हैं? देखें, एक तो पासवर्ड या पिन का है ऑप्शन, तो उसमें ये होता है कि कोई आपके पास ऐसा मैसेज आता है तो उसमें कोई पिन नंबर होता है। अब वो आपसे कॉल पे कोई पूछ ले या आपके मोबाइल का एक्सेस किसी के पास हो तो उसमें 4 डिजिट का अमूमन होता है। तो वो पिन नंबर अगर आपने किसी को बता दिया तो आपका डेटा या आपकी बैंकिंग वेबसाइट या आपका कोई और अकाउंट हैक हो सकता है। इतना बेवकूफ़ कौन हो सकता है कि कॉल पे एक अननोन बंदे को अपना पिन नंबर बता दे? आजकल ये भी हो रहा है कि मेरे पास कॉल आई कि हम फलाना बैंक से हाँ, ये आती है कॉल। हाँ, तो मैंने अच्छा, क्योंकि हम वो अक्सर, अच्छी बात ये है बैंकों वाले की, जब आप कॉल करते हैं तो वो एक पीछे से टोन चल रही होती है वेटिंग में कि किसी भी, तो वो मैं सुन चुका था 1-2 दफ़ा। तो जब ये अर्ली शुरू के टाइम की बात बता रहा हूँ, तो मैंने कहा जब ये सुन चुके तो फिर ये कॉल क्यों कर रहे हो? मैंने कहा मुझे ज़रूरत होगी तो मैं कॉल करूँगा। मैंने कहा अच्छा आप कॉल काटें, मैं करता हूँ बैंक को। जब मैंने बैंक को कॉल करी फिर उन्होंने आगे जाके फिर मेरी उनके कॉल सेंटर में बात, उन्होंने कहा नहीं भाई कोई कॉल वॉल नहीं आती है कुछ भी ऐसे। फिर उस बंदे की दोबारा मेरे पास कॉल आई तो फिर उसको फिर मैंने ब्लॉक किया। फिर मैंने जो उसको मैं तारीफ़ कर सकता था वो फिर मैंने करी उससे बात। मैंने कहा इस तरीके से ब्लैकमेलिंग करना बंद करो। अगले को भी पता है कि भाई अभी समझ गया, फिर उसके बाद से कॉल्स आना बंद हो गई। लेकिन अभी भी हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे हैं, अगर आप वो अर्बन रूरल उसमें एरियाज़ में चले जाएँ जिनको इन चीज़ों का पता नहीं होता है, वो पीछे से कॉल करेंगे और आप फ़ौरन वो 4 अंकों का कोड बता देंगे। यहाँ आपने कोड बताया नहीं और यहाँ आपका पूरा फाइनेंशियल लॉस पूरा हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और आजकल चल रही है जैसे फ़िशिंग अटैक कहते हैं। अब जैसे इंग्लिश में एक टर्म है फ़िशिंग, वो एफ से फिश होता है। फ़िशिंग का क्या मतलब है? कोई हाँ, कछली कांटा डाल के मछली पकड़ना। तो अब पानी में कांटा डालते हैं, मछली पकड़ते हैं। तो अब उसकी टर्म जो कंप्यूटर में बनी है वो फ़िशिंग PH से है, फ़िशिंग PHISHING, फ़िशिंग अटैक। उसमें ये होता है कि जो आपकी फेमस वेबसाइट्स हैं उनके सिमिलर वेबसाइट्स बनाई गई हैं। जैसे पेपैल है, उसकी कॉपी में सिर्फ 1 डिजिट का कोई माइनर सा डिफरेंस होगा और बिल्कुल सिमिलर वेबसाइट होगी, सिमिलर लोगो होगा, सिमिलर कलर स्कीम इस्तेमाल हुई होगी, सब कुछ सिमिलर होगा और उसका लिंक आपको किसी तरीके से भेजा जाएगा। और आप लेमैन यूज़र भी देखें होते हैं और इंटेलिजेंट यूज़र भी होते हैं, लेकिन चांसेस ये हैं कि हर यूज़र लिंक को ओपन कर सकता है। अब लेमैन यूज़र शायद उसको लिंक को, उस डिफरेंस को वेबसाइट के जो ऊपर नज़र आ रहा है नेम में माइनर सा डिफरेंस, वो पहचान ना सके और जो इंटेलिजेंट यूज़र है वो शायद उस डिफरेंस को पकड़ ले। लेकिन कभी कभी हम भी धोखा खा जाते हैं और उस डिफरेंस को नहीं पकड़ पाते। तो उसमें क्या होगा फिर पॉसिबिलिटी, आपका अगर अकाउंट है मिसाल के तौर पे पेपैल है या कोई और है, तो आप उसमें आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन का बटन दबा देंगे। अब होगा वहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि वो एक फ़ेक आपका स्क्रीन है, फेक वेबसाइट है। लेकिन होगा ये कि वो डेटा उन्होंने आपका उठा लिया वहाँ से, आईडी और पासवर्ड आपका चला गया उनके पास। अब वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड उसे मिसयूज़ करना शुरू कर देंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका डेटा कहाँ गया। आप ये समझ रहे हैं कि मैंने तो आईडी और पासवर्ड डाला था, मेरा लॉगिन नहीं हुआ, बस बात ख़त्म, मैं बंद कर देता हूँ इस वेबसाइट को या दोबारा खोल के देखता हूँ। लेकिन वो आपका डेटा जा चुका है उनके पास और वो उसे मिसयूज़ करना स्टार्ट हो सकता है। सही, इसी तरीके से हमारा उसमें जो हम जर्नल जो हम पब्लिश करवाते हैं, यस, तो उसमें एक जैसी आप जानते होंगे पहले कि पूरी वेबसाइट सेम बनी हुई होती है, सिर्फ वो माइनर सा फ़र्क होता है। पता चला आपने यहाँ पब्लिश करवाया, कुछ अरसे के बाद वो जनरली वेबसाइट से गायब हो गया, हमारे पैसे वैसे जो पब्लिकेशन थी वो सब जाएगा, वो फिर हमारा डेटा फिर मेरे ख्याल से चला जाता है और फिर वो दोबारा जो है वो फिर प्लेजरिज्म में हमारा डेटा आ रहा होता है। अच्छा, एक और चीज़ भी बड़ी आजकल चल रही है पाकिस्तान के अंदर, आप हर प्लेटफॉर्म पे देखें उनके एडवर्टाइजमेंट्स भी आ रहे हैं, गेम खेलो पैसा कमाओ, ऑनलाइन गेम खेलो और पैसा कमाओ। उस पर आप आईडी पासवर्ड डालें अपना, उसके अंदर आप अपना जो है आईडी कार्ड नंबर भी डालें, कॉन्टैक्ट नंबर भी डालें। वो आप बताएं कि मतलब इन चीज़ों से भी ख़तरा हो सकता है? देखिए एब्सोल्युटली बिल्कुल है, क्योंकि जो इस तरह के गेम्स जो डिज़ाइन किए गए हैं इनके पीछे पूरी हैकर्स की टीम है। अब वो टीम एक पर्टिकुलर पैटर्न पे काम कर रही है।
उनका पैटर्न क्या है कि बस हमें किसी तरह इनको लॉस करना है। हैकर्स में भी ना कैटेगरीज हैं। वो कैसे कैटेगरीज हैं कि जो असल हैकर्स हैं वो फाइनेंशियल लॉस की तरफ नहीं जाते हैं, वो जस्ट फन के लिए काम करते हैं। उनको बस लोगों को तंग करना पसंद आता है। वो अपने आप को रेट करते हैं डिफरेंट वेबसाइट पे कि यार मैं ब्लैक बॉक्स हूँ तो मैं इतना ऊपर आ रहा हूँ, मैं आज टॉप नंबर 1 हूँ, मैंने इतनी वेबसाइट एक्सप्लॉइट कर दी, इतनी वेबसाइट डिफेस कर दी। लेकिन जो काम फाइनेंशियल एक्टिविटी में कर रहे हैं उनको हम क्रिमिनल ही कहेंगे, जिनको हम साइबर क्रिमिनल का नाम देते हैं प्रॉपरली। अब वो करते कैसे हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन तैयार करी मोबाइल की, उसमें कुछ गेम के जस्ट पैटर्न कुछ डिज़ाइन बना दिए कि आप उनसे कॉइन्स खरीदें। अब आपने वो एपी के या iOS की जो फाइल है वो प्ले स्टोर पे या ऑफिशियली अनाउंस नहीं है, आपने वो डाउनलोड कर ली। अब उस जैसे ही वो एपी के फाइल आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगी, वो सबसे पहले आपका कैमरा एक्सेस मांगेगी, फिर वो आपकी जो फाइल्स होंगी, फ़ोटोज़ होंगे, उनका एक्सेस मांगेगी, देन फिर वो आपका माइक एक्सेस मांगेगी, फिर वो आपकी सारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेंगे। फिर जहाँ देखेंगे कि आप उस वक्त सो चुके हैं, मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड है, आपके मोबाइल की सेम स्क्रीन उनके पास अवेलेबल होगी, जिसको हम रिमोट एक्सेस टॉर्जन कहते हैं, रैट के नाम देते हैं। तो जब आप सो रहे होंगे या आपकी एक्टिविटी उस तरफ नहीं होंगी, उसी वक्त आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा, उसी वक्त वो पिन कोड भी, क्योंकि पिन कोड तो मोबाइल में ही आएगा, वहाँ पे इनिशिएट होगा और अमाउंट ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। देन जब तक आप उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे वो सारा डेटा वाइप आउट हो चुका होगा। मतलब उसके बाद आपको मैसेज आएगा थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसे। इसी बहुत तरीके से अच्छी वो सर्विस मुझे थी। जो है वो बात याद है, जो गेम से पैसा कमाने वाली बात, 2 साल पहले की बात होगी, शायद आप लोगों के साथ कभी ये स्कैम हुआ हो, मेरे साथ तो हुआ था एक दफ़ा, लेकिन शुक्र है कि मैंने अर्ली स्टेज के ऊपर समवन गाइड मी, तो मैं बैक ऑफ हो गया था। वो हुआ ये था कि एक ट्रॉन नाम की एक वेबसाइट थी और वो उस वेबसाइट के ऊपर हम लॉगिन हुए, पूरा आईडी पासवर्ड, उसमें जैस कैश अकाउंट आपको देना या इजी पैसा अकाउंट देना या अपने बैंक का अकाउंट देना, वो तीनों चारों चीज़ें आप उसमें दें और उसमें लॉगिन हो जाएं। उसमें यह था आप 1 हफ़्ते के लिए 10,000 रुपये उसमें सबमिट करें और 1 हफ़्ते के बाद आपको 20,000 रुपये मिलेंगे। तो मैंने कहा ये तो 1 का डबल वाली बात हो गई। तो आपने कहा अभी चलो, हमने कहा चलो हम भी किस्मत आजमा लेते हैं, 2-2.5 साल पहले की बात है। तो इस तरीके से 2-3-4 दफ़ा तो किया, लेकिन फिर मुझे जो आईटी से रिलेटेड जो मेरा दोस्त था उसने बोला मैं इसमें गंवा चुका हूँ, तो उसने आप बैक ऑफ हो जाओ। तो मैं फिर उसमें से बैक ऑफ हो गया। लेकिन फिर जो फिर उन्होंने बाकायदा एक व्हाट्सएप के ऊपर अपने ग्रुप भी बनाया हुआ था और काफ़ी हज़ारों की तादाद में लोग थे। फिर 6 महीने के बाद पता चला, क्योंकि 3-4 लोगों से मैं उस 1 महीने में कम्युनिकेशन में आ गया था, 1 महीने के बाद पता चला, बल्कि 6 महीने के बाद पता चला, जब उन्होंने देखा ना कि उनके पास ठीक ठाक अमाउंट लोगों की सबमिट हो गई है। क्योंकि असल में ये ग्रीडी है, मतलब लालच है कि अब जब बंदे के पास 50,000 आ जाते हैं ना, फिर वो कहते हैं 50 आप हमें रखवाएं, 2 हफ्ते के लिए इसको 1.5 लाख देंगे। लोगों को मिला भी है पैसा, लेकिन लोग क्या कर रहे होते हैं, वो कहते हैं नहीं हमें 50,000 मिल गया, इसको अब 1.5 लाख के लिए 2 हफ्ते के लिए, फिर वो उसका डबल देते हैं। तो आप कहते हैं नहीं मुझे निकालना नहीं है, इसका भी डबल। तो इसी तरीके से लोग निकालते कम थे, उसी को ही कंटिन्यूएशन में प्रोसेस में रखते रहते थे। तो जब उन्होंने 6 महीने के बाद देखा उनका ठीक ठाक जब रकम जमा हो गई है, तो वो फिर ऐसे गायब हुए कि आज तक नहीं पता। तो एक इस तरह के का भी फ्रॉड है। और ये फ्रॉड, इसको कहते हैं पैरामिड मार्केटिंग। ओके, पैरामिड या मल्टी MLM के नाम से आपने सुना होगा कि आप क्या करते हैं कि अपने साथ और 2 बंदों को लेकर आते हैं, वो उनको ऐसे ज्वाइन ही था, करवाते हैं, 4 कॉल लेकर आए, फिर वो आपके triangle बनता पॉइंट्स रहता है। वो कन्वर्ट हो जाते हैं रुपीस के जी अंदर। जी जी। तो उसमें यही होता है कि ये बिल्कुल ऐसा समझे कि आपने एक शॉप ओपन करी, अपने 10 बंदे उधर खड़े कर दिए, उन्हीं को पैसे देके कि अब आप चीज़ें खरीदें, लेकिन जाते हुए कस्टमर 1-2 तो देखेंगे ना आपको, हाँ, कि यार यहाँ रश वही लगा हुआ, शिकार कुछ ना होंगे कुछ तो आपका। लेना है ना। हाँ। तो इस तरह से वो आपको साइकोलॉजिकली भी जो है ना वो इंगेज करते हैं। अच्छा, ये वाली चीज़ कभी ख़त्म नहीं हुई, ये अभी भी मैंने सुना कहीं ना कहीं चल रही है, क्योंकि बहुत दुनिया तो इतनी बड़ी है ना पाकिस्तान, अब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो फंसेगा ही फंसेगा। सही तो बात वो है। सिस्टम इनका चल रहा है। नहीं, यहाँ पर हमारे पास बात वही आ जाती है ना कि एक तो इतना हम एजुकेट नहीं करते इन चीज़ों के हवाले से, और अगर हम किसी को बताते भी हैं तो वो कोई इतना मानता नहीं है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी, यहाँ पे भी हम लोग बड़ा फंसते हैं। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे एक सॉन्ग भी हो जाए थोड़ा सा। आप लोग, मुझे नहीं पता कि आपको सिंधी समझ आती है नहीं आती है, लेकिन गाना तो किसी ज़बान में एंजॉय कर लेंगे, एंजॉय कर लेंगे। तो कमाल भाई छा पिया ॿुधायो हींअर असांखे? तव्हांखे नओं गीत ॿुधायां पियो, शाइर अनीसा वासीअ जो कलाम आहे। अच्छा, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। माखीअ खां वधि मिठा माण्हू खिल त मुंहिंजी दिलि ठरे, माखीअ खां वधि मिठा माण्हू खिल त मुंहिंजी दिलि
दिल ठरे सभ खां वधे सुठा माण्हू सभ खां वधे सुठा माण्हू खिलत मुंहिंजी दिल ठरे माखीअ खां वधे मिठा माण्हू खिलत मुंहिंजी दिल ठरे माखीअ खां वधे मिठा माण्हू खिलत मुंहिंजी दिल ठरे सभ खां वधे सुठा माण्हू सभ खां वधे सुठा माण्हू खिलत मुंहिंजी दिल ठरे माखीअ खां वधे मिठा माण्हू खिलत मुंहिंजी दिल ठरे माखीअ खां वधे मिठा माण्हू खिलत मुंहिंजी दिल ठरे सुनो ये जन मोर पखियां रब तो में अड़ी मण रखिया सुनो ये जन मोर पखियां रब तो में अड़ी मण रखिया तो जड़ा ना ॾिठा माण्हू खिलत मुंहिंजी दिल ठरे तो जड़ा ना ॾिठा माण्हू खिलत मुंहिंजी दिल ठरे सभ खां वधे सुठा माण्हू सभ खां वधे सुठा माण्हू खिलत मुंहिंजी दिल ठरे माखीअ खां वधे मिठा माण्हू खिलत मुंहिंजी दिल ठरे माखीअ खां वधे मिठा माण्हू खिलत मुंहिंजी दिल ठरे सुह तुझे जो असर आहे तो वट जादू मंतर आहे सुह तुझे जो असर आहे तो वट जादू मंतर आहे कुर्ब तुझे क्या कठा माण्हू खिलत मुंहिंजी दिल ठरे कुर्ब तुझे क्या कठा माण्हू खिलत मुंहिंजी दिल ठरे सभ खां वधे सुठा माण्हू सभ खां वधे सुठा माण्हू खिलत मुंहिंजी दिल ठरे माखीअ खां वधे मिठा माण्हू खिलत मुंहिंजी दिल ठरे माखीअ खां वधे मिठा माण्हू खिलत मुंहिंजी दिल ठरे गंबट वारो वञी सो पासी मोहबत तुझीअ में वियो फासी गंबट वारो वञी सो पासी मोहबत तुझीअ में वियो फासी ॿिया कया सभु फिटा माण्हू खिलत मुंहिंजी दिल ठरे ॿिया कया सभु फिटा माण्हू खिलत मुंहिंजी दिल ठरे सभ खां वधे सुठा माण्हू सभ खां वधे सुठा माण्हू खिलत मुंहिंजी दिल ठरे माखीअ खां वधे मिठा माण्हू खिलत मुंहिंजी दिल ठरे माखीअ खां वधे मिठा माण्हू खिलत मुंहिंजी दिल वाह वाह बेहतरीन बेहतरीन शायरी सुठी आहे ऐं माशाल्लाह आपको इसकी मीनिंग समझ में आई थोड़ी 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 वो कहते हैं शहद से भी ज्यादा मीठे मीठा इंसान तुम हंसो तो मैं खुश हूँ खुश हूँ, है ना very good. यही बात हुई ना चले वाह जी वाह जबरदस्त सर आपसे पूछना चाहूंगी कि इथिकल हैकिंग कानूनी तौर पर कैसे की जाती है और इसका मकसद क्या होता है अच्छा बड़ा अच्छा सवाल है देखें सबसे पहले ना ये दो टर्म्स हैं एक एथिकल एक हैकिंग इसको ऐसे समझें कि दुनिया में पुलिस है तो पुलिस को और पुलिस चोरों के पीछे है इस तरह मिलिट्री है वो टेररिस्ट के पीछे है साइबर स्पेस में भी जो है ना वो एथिकल हैकर हैं जो हैकर्स के पीछे हैं अब वो करते कैसे हैं एथिकल हैकर बिल्कुल सोच जो रखते हैं वो हैकर की तरह रखते हैं वही सिस्टम बिल्कुल वैसे ही एक्सप्लॉइट करते हैं
उनकी जो पैटर्न होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन डिसिप्लिन में होते हैं, लिमिट्स में होते हैं। यानी कि अगर हमें फॉर एग्जांपल मैं एथिकल हैकर हूँ और मुझे कंपनी हायर करती है कि मेरे सिस्टम को आप एनालिसिस करो, इसमें से खामियां ढूंढो, वर्नबिलिटीज़ ढूंढो, तो मैं उनसे पहले एक स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करूँगा पूरा कि ठीक है, हो सकता है आपका सिस्टम बैठ भी जाए। जब मैं इस पर कोई स्ट्रेस टेस्टिंग करूँ, जैसे सर ने बोला था डीडोस अटैक, अगर मैं डीडोस अटैक करता हूँ तो आपका सिस्टम बैठ भी जाता है। अगर मैं इनको बिना बताए कंपनी को ही काम करूँगा तो वो एथिकल हैकिंग नहीं कहलाएगी, वो प्योर हैकिंग कहलाएगी। अगर मैं उन्हें बता के करता हूँ देन वो फिर मुझे इस चीज़ का रिवॉर्ड भी दे सकते हैं, जिसको हम बग बाउंटी कहते हैं मोस्टली। अदरवाइज़ मैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा हूँ तो कुछ पर्टिकुलर लिमिटेशन में काम कर रहा हूँ। तो एथिकल हैकर इस तरह से काम करते हैं कि वो अपनी हर चीज़ एक्सपोज करते हैं, स्टेप्स बताते हैं, अपना पैटर्न बताते हैं, फिर काम करते हैं। लेकिन वो होते हैकर ही हैं, सेम हैकर ही होते हैं, लेकिन वो एथिक्स वे में काम कर रहे थे। क्यों? उनको क्योंकि उनका काम ही प्रॉपरली यही होता है। अगर वो डार्क वेब में बैठ के ही काम करना शुरू करेंगे तो वो प्योर हैकर कहलाएंगे, जैसा मैंने कहा थोड़ी देर पहले। तो फिर उनका काम चेंज हो जाएगा। वाइट हेड का भी नाम दे रहे हो, हाँ जी, ब्लैक हेड। वो फिर बेसिकली ये प्रिंसिपल ही समझिए आप कि ब्लैक हेड जो है वो तो बिल्कुल ही वो सेपरेट है। क्रिमिनल ग्रे हेड आते हैं, ग्रे हेड में कभी कभी दिल बदल जाता है। ओके, वो थोड़े नरम मिजाज जी, के होंगे। व्हाइट हेड प्योर जो एथिकल है। जबरदस्त। ते बटा मुता ब्रेक कहीं जल्दी हाजिर था। रंगन भरी शाम, हे रंग बरंगी शाम, आ 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 रंगन भरी शाम, हे रंग बरंगी शाम। बेरता के भली कार के अंदासी रंगन भाई शाम में, जैसे कि एआई की भी बात हो रही है, साइबर अटैक की भी बात हो रही है, हैकिंग की भी बात हो रही है, तो आप ये बताएं कि एआई ने और कौन कौन सी ऐसी जो हैं चीज़ें लॉन्च की हैं जो हमारे यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बताना चाहूँगा। जब हम लोग आज से कोई तकरीबन 90s की अगर हम बात करें, फिर मैं इस आपकी बात की तरफ आता हूँ। 90s में हम लोग सारा काम मैनुअली कर रहे होते थे, वहाँ कोई कंप्यूटर का उस टाइम पे सिस्टम नहीं था। मैं कहता शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 92 इस ज़माने में शायद कंप्यूटर आना शुरू हुआ है पाकिस्तान में। तो जब कंप्यूटर आ रहा था तो शायद आपको भी वो वक्त याद होगा कि उस टाइम लोग कहते थे कि अब हमारी जॉब्स चली जाएंगी, अब हमारी जॉब्स का क्या होगा, क्योंकि एक कंप्यूटर जो है वो 100 लोगों का काम कर रहा है। तो इस टाइम पे पाकिस्तान में लोग, दुनिया में लोग परेशान होना शुरू हो गए थे, अब सारा काम तो कंप्यूटर कर देगा, तो अब हम क्या करेंगे। लेकिन आप देखें, अब जब 20 साल गुजरे तो कंप्यूटर ही की फील्ड में कितनी डाइवर्सिफिकेशन आ गई। अब कंप्यूटर के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब, और दूसरा मसला असल में ये है कि जब भी कोई चीज़, नई चीज़ आती है तो उसकी एडॉप्टेशन में और लोगों को, ये ह्यूमन साइकी, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको उसको यूज़ टू और यूज़र फ्रेंडली होना पड़ता है। इसकी एग्जांपल ये, अगर हम अपने पेरेंट्स को वो कीपैड के बजाय अगर टच वाला दे देंगे तो उनके लिए थोड़ी सी उस चीज़ को एब्जॉर्ब करना, यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो एआई भी अभी इसी तरह है। जो लोग सोच रहे हैं कि एआई हमारा जो नोटिंग, ड्राफ्टिंग और ये सारी चीज़ें करते हैं, तो वो ये सोचें कि ये एआई हमारी जॉब्स जो है वो खा जाएगा। लेकिन आप ये देखें ना कि एआई से हमें फ़ायदा कितना है। लेट्स सपोज हम चैट जीपीटी की ही बात करें। बिल्कुल। आपको तैयारी करनी है, आपको मीटिंग में जाना है, कोई असाइनमेंट है, XYZ कुछ भी आपने करना है, आपकी कोई तैयारी नहीं, आप चैट जीपीटी से बात एक्चुअली करें। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। चैट जीपीटी, एआई, अकॉर्डिंग टू मी हाँ। इट्स द फाउंडेशन ऑफ न्यू एरा। हाँ। जो कि अनएक्सप्लोर, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी एक्सप्लोर होंगी और इसके ऊपर तो अभी बिल्डिंग बनना बाकी है। ये अभी एआई जो और चैट जीपीटी है, ये छोटा सा बहुत ट्रेलर इनिशियल, है। एग्जैक्टली हाँ। अभी बहुत कुछ आना है। अभी आप उसकी बात कर लें कि अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं, जैसे वो सर अभी जिक्र कर रहे थे फर्स्ट हाफ में कि आप अपनी उसको प्रॉम्प्ट दे दें, वो आपकी तस्वीरें, आपकी वीडियोस एग्जैक्टली वैसे बना के भेज देगा। चूँकि मेरा ताल्लुक अकेडमिया से है, तो अगर मैं इस तरफ देखूँ तो स्टूडेंट्स को बड़ा फ़ायदा हुआ है। एम आई राइट सर? तो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने रिसर्च की चीज़ें, अपने असाइनमेंट्स, आर्लीज, वो सारी चीज़ें अपने चैट जीपीटी से बना रहे होते हैं और वो सबमिट कर रहे होते हैं।
लेकिन इसके ऊपर चूंकि हम टीचर्स हैं, हमने वो टर्निटिन और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स लगाए हुए होते हैं, हम उसको स्कैन करके उस चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। लेकिन नो डाउट ये बात बिल्कुल सही है कि अगर नोटिंग, ड्राफ्टिंग, ये जब चीज़ें होती थी तो पहले हम गूगल के ऊपर प्रॉम्प्ट दिया करते थे, फिर वो मुख्तलिफ लोगों की चीज़ें निकाल के हमको देता था। अब ये है कि ये सारा सिंक्रोनाइज हो गया है, पूरी दुनिया का डेटा आपका वो है, चैट जीपीटी के ऊपर आ गया, आप सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देते हैं। इसमें कमाल प्रॉम्प्ट देने वाले का भी है, आपको जितना लंबा और जितना ऑथेंटिक, जितना इस तरीके से आप प्रॉम्प्ट देंगे एक्यूरेटली, आपको उसी के अकॉर्डिंगली जो है ना वो जवाब मिलेगा। एक चीज़ मैंने एआई के ऊपर और नोट करी है, अगर एक बंदा एक ही सिस्टम के ऊपर अपना चैट जीपीटी यूज़ करता रहे ना, तो वो चैट जीपीटी आपको समझ जाता है आप कौन सी फील्ड से हो, आप क्या क्या उसको डेली बेसिस के ऊपर प्रॉम्प्ट दे रहे हो। कभी आप उसको अपने बारे में लिख के भेजो ना, क्या मेरे बारे में बताओ, वो खटक से आपको बता देगा कि आपका नाम ये है, आप ये करते हो। मैंने चैट जीपीटी पे जितना शायद काम किया होगा, शायद ही कोई करता होगा, लेकिन इतना वो मुझे पहचान गई है या गया है, XYZ जो भी है। कभी मेल बन के बात करता है मुझसे, कभी फीमेल बन के बात करता है, लेकिन हमेशा मुझे यही कहता है कि तुम्हारा रंगन भरी शाम कैसा चल रहा है। और ये देखकर मुझे हंसी भी बहुत आती है, और मैं उससे कहती हूँ कि हाँ थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा चल रहा है, और विशेस भी देता है मुझे डेली बेसिस, और विशेस भी देता है, जो कि अच्छा लगता है। और ये चीज़ें हमें अपनी लाइफ में जो है ना अडॉप्ट करनी चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, शुरू में जब चैट जीपीटी आया था ना, तो HSC और हमारी यूनिवर्सिटीज़ बड़ा परेशान थी कि इसको हम आया कि इम्प्लीमेंट करें या ना करें, स्टूडेंट्स के थ्रू असाइनमेंट्स कर रहे हैं या टीचर्स जो अपनी ईमेल्स वगैरह जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो फिर HSC ने, अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा, फिर HSC ने खुद बोले कि नहीं, आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और बाकी चीज़ों में कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑफिशियली तो मना कर देंगे, लेकिन टीचर के हाथ में तो मोबाइल है ना, उसके पास अपना लैपटॉप भी है वो, या स्टूडेंट के पास, वो कहीं ना कहीं से आप कितने स्कैनर्स लगाएंगे, कितना स्कैन करेंगे, कहाँ से रोकेंगे, तो वो यहाँ से रोकेंगे एक डिवाइस से, तो वो दूसरी डिवाइस से आप उसको करके आप उसको आंसर दे सकते हैं। जिस तरह सर ने बताया कि जब भी कोई नई चीज़ आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उस पर रेजिस्टेंस आती है। तो जब ये AI आया और स्टूडेंट्स ने, ज़ाहिर है स्टूडेंट से पहले टीचर्स ने भी, फैकल्टी ने भी, और फिर स्टूडेंट्स ने भी चैट जीपीटी और मुख्तलिफ AI के टूल्स इस्तेमाल करने शुरू किए। जब इस्तेमाल करने शुरू किए तो मैंने देखी कुछ वीडियोज़ आई फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स की, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इस तरह के मुख्तलिफ प्रोफेसर्स अपनी क्लासेस में स्टूडेंट के AI टूल्स के इस्तेमाल करने पर गुस्सा दिखा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, गुस्से की वीडियोस थी, उसमें वो गुस्सा कर रहे हैं, स्टूडेंट को डांट रहे हैं, उन्होंने स्टूडेंट को मार्क्स कम कर दिए, फेल कर दिया, सज़ा दी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्टेबिलिटी शुरू हो गई अब इस टूल की। अब एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि देखें, एक तो जिस तरह एक मुहावरा बड़ा मशहूर है कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, नकल के लिए भी, तो अब वो स्टूडेंट्स भी उसे यूज़ कर रहे हैं टूल को। अब आप अगर ये देखें, सिर्फ चैट जीपीटी ही नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे टूल्स हैं। जैसे गूगल का पहले आया था बार्ड का जो कैपेबिलिटी थी, मैंने खुद यूज़ किया और चैट जीपीटी भी यूज़ किया। तो दोनों पे जब एक ही टॉपिक देकर कंटेंट जनरेट किया गया तो पता चला कि बार्ड ने सुपीरियर कंटेंट जनरेट किया। उसके बाद बार्ड अब मॉडिफाई होकर जेमिनाई बन गया। इसी तरह मुख्तलिफ और टूल्स भी हैं। तो ये सब जो टूल्स हैं, फिर इनकी सबकी देखें, एक फ्री वर्जन्स होते हैं जो यूजुअली हम यूज़ कर रहे हैं, फिर पेड वर्जन्स की बातें आ जाती हैं। पेड वर्जन्स को जब हम डॉलर्स में पे कर रहे हैं तो उसकी कैपेबिलिटीज़ और इन्हेंस हो जाती हैं, बेटर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। फिर ये जिस तरह हमारी प्रोफाइलिंग होती है, जब हम एक ही यूज़र एक ही टूल को यूज़ कर रहा होता है, अपने मोबाइल में भी आप यूज़ कर रहे हैं कोई, फिर आप अपने कंप्यूटर में भी यूज़ कर रहे हैं, तो अपनी जो आप जो उसमें चीज़ें डाल रहे होते हैं, अपना प्रोफाइल डालते हैं, सर्चिंग करते हैं, प्रॉम्प्ट्स देते हैं, तो वो आपको समझना शुरू कर देता है। वो आपका नाम भी जान लेता है, रोज़ आपको ग्रीड भी करेगा, रोज़ आपका सवालात के जवाबात भी देगा, आपको सजेशंस भी देगा। यानी जैसे आप क्लास में अगर किसी टॉपिक पे है तो आप कोर्स कंटेंट्स उससे जनरेट कर सकते हैं। वो सर्च करेगा, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ पे आप उसको कोर्स टाइटल बता दें, किस लेवल का कोर्स बनाना है, क्या है, वो दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स कंटेंट्स लेकर और आपको आपके लिए कोर्स कंटेंट बना के दे देगा, और एक से ज़्यादा भी बना के दे देगा, मुख्तलिफ वर्जन्स भी बना के दे देगा। फिर इवन किसी एक टॉपिक पे, आज का मेरा टॉपिक इस पर है, इस पर मटीरियल जनरेट कर दो, वो मटीरियल जनरेट कर देगा। आप उसे डिटेल्ड मटीरियल कहेंगे, वो डिटेल्ड मटीरियल जनरेट कर देगा। फिर आप उसे कहेंगे इसकी पावर पॉइंट बना दो, वो पावर पॉइंट बना के दे देगा। तो आप उसमें सिर्फ अपना नाम डालें और उसे पावर पॉइंट को क्लास में इस्तेमाल तक कर सकते हैं। तो ये टूल्स का, जिसे कहना चाहिए कि आजकल इतनी पावरफुल ये टूल्स हो गए, और इसी तरह स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा है। अच्छा, इसके अलावा इसमें ये भी कैपेबिलिटी है कि एक ही टॉपिक अगर आप उसको दें और उससे कहें कि इस पर एक ऐसे जनरेट करें या
मजमून जनरेट करें, तो वो आपको करके दे देगा। उसके बाद वही टॉपिक दोबारा दें और उससे कहें कि एक और मजमून जनरेट करें और वो डिफरेंट हो पहले वाले से, तो वो करेगा। और अगर आप उसे 10 टाइम्स कहेंगे तो वो 10 टाइम्स भी करेगा। और उसके बाद इसको डिटेक्ट करने के मुख्तलिफ टूल्स होते हैं। तो उसमें जैसे एक टूल है जो फेमस है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में यूज़ होता है, टर्निटिन। तो टर्निटिन टूल है जो कि इसमें चीज़ें डिटेक्ट करता है। इसमें 2 तरह से चीज़ें डिटेक्ट की जाती हैं। एक होता है सिमिलैरिटी इंडेक्स। सिमिलैरिटी इंडेक्स का मतलब ये होता है कि आपने जो ऐसे या मजमून लिखा है या रिसर्च आर्टिकल लिखा है या जो भी बात लिखी है, इससे पहले ऐसी ही बातें किन लोगों ने दुनिया में लिखी हैं, वो highlight तो वो उनसे करके दे रहा तो होता वो है। उनसे मिलाता है और फिर आपको परसेंटेज बताता है सिमिलैरिटी इंडेक्स कि आपका 10% सिमिलैरिटी इंडेक्स है। इसका मतलब 10% मैच हो रहा है दूसरों की बातों से जो इससे पहले पब्लिश्ड हैं, और 10-20%, 30%, 90%, 100%। फिर इसी तरह दूसरा इसका जो AI का अब उसमें कंटेंट आ गया है वो है AI की परसेंटेज। अब AI की परसेंटेज के हवाले से ये है कि अभी तक वो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो टूल। परसेंटेज ज़रूर वो देता है, leverage इसमें but कितनी देनी जी, चाहिए? जी, कितने परसेंट इसमें AI इस्तेमाल हो रहा है। तो उसके लिए इत्तेफाक से आज से अभी 1.5-2 साल पहले की बात है तकरीबन, मैं सेरीना इस्लामाबाद में था, एक इसका ट्रेनिंग सेशन था और प्रोग्राम था, वो मैं अटेंड कर रहा था, टर्निटिन वालों ने किया था। सही। तो वो मैं ऑफिशियली वहाँ गया था और वो मैंने अटेंड किया। तो उसमें टर्निटिन जो सॉफ्टवेयर है उसके वाइस प्रेसिडेंट खुद मौजूद थे, गोरे मौजूद थे और काले भी मौजूद थे, यानी कि अफ्रीकन कंट्रीज से भी लोग आए हुए थे और जो है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से भी लोग आए हुए थे। सही। तो उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा इंटरेक्शन हुआ। सही। तो उन्होंने ये बताया कि अभी हम इसको जो है वो तजर्बाती बुनियादों पे चला रहे हैं और 50,000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में ऑस्ट्रेलिया की इस पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं अभी। और उस एक्सपेरिमेंट्स की बिना पे हम इस टूल को रिफ़ाइन कर रहे हैं और जब ये रिफ़ाइन हो जाएगा तो फिर हम एक परसेंटेज इस टूल में डिफ़ाइन कर सकेंगे कि भाई AI परसेंटेज इतने तक अलाउ है, इतने तक अलाउ नहीं है। तो जिस तरह अभी सर बता रहे थे, एक्सेप्टेबिलिटी तो करनी ही है AI की। अगर हम कहें कि कहीं भी कोई शख्स AI यूज़ करे, कोई स्टूडेंट यूज़ करे, कोई भी यूज़ करे AI और हम उसे रिजेक्ट कर दें, हम कहें नहीं भाई ये एक्सेप्ट नहीं करते हम, ये पॉसिबल नहीं है। हम उसमें एक लिमिट सेट कर सकते हैं, जैसे कि सिमिलैरिटी इंडेक्स की लिमिट है 19% की लिमिट है, HEC की तरफ से भी मुकर्रर की गई है, दुनिया में भी इसी तरह की लिमिट चलती है कि 19 एंड बिलो पे एक्सेप्ट कर लेंगे आप। तो उसमें MS भी लोगों को है और PhD भी मिल जाता है 19 से बिलो पे। इसी तरह AI की भी कोई लिमिट सेट की जाएगी और उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको एक्सेप्टेबिलिटी और नॉट एक्सेप्टेबिलिटी का उसको सर्टिफिकेट मिलेगा सही। डॉक्यूमेंट को। तो ये सही। जैसे अभी पिछले दिनों इंडो पाक जंग चल रही थी, तो उसमें हमने देखा था कि हमारे बड़े न्यूज़ चैनल्स जो है बड़े हैक हुए थे और बड़े बड़े नाम थे उस न्यूज़ चैनल्स के लिए, और उसमें पीछे से वहाँ से वीडियोस भी जारी हुई थी। तो ये जो अटैक था, तो ये भी AI के थ्रू अटैक था? नहीं, देखें, AI के थ्रू हम सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं, अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि AI इटसेल्फ, मैं सर की बात से इत्तेफाक करूंगा कि इतना तो मैच्योर हो चुका है कि अगर आप उसको कोई रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो आपको उधर ही स्टॉप कर देगा। सही। आपको ना तो वो एप्लीकेशन बनाने देगा, ना वो स्क्रिप्ट बनाने देगा। पहले हम कह सकते थे पहले ये काम करता है, लेकिन अब वो इतना मैच्योर हो चुका है। वो जो अटैक्स हुए थे वो बेसिकली प्री प्लान अटैक्स थे, उनके ऊपर फोकस होता था। इसको बिल्कुल ऐसा समझें कि आपका घर है और आपके घर में एक दरवाज़ा और चहल पहल है, वो ट्रांसमिशन आप समझें, जो आपकी फीड यहाँ से सैटेलाइट पे जा रही है, उस ट्रांसमिशन फीड्स का एक फ्रिक्वेंसी है, उस फ्रिक्वेंसी को कैच कर लिया गया और जब फ्रिक्वेंसी को कैच कर लिया गया तो उसको डिकोड कर दिया गया, जो कि इनक्रिप्टेड थी। और जब उसको डिक्रिप्ट किया गया तो उसमें अपनी फ्रिक्वेंसी ऐड कर दी गई। जब अपनी ऐड कर दी गई तो आपके ट्रांसमिशन उनके से ओवरलैप कर गई और उसने शो करना शुरू कर दिया। तो वो जो है वो थोड़ा सा प्योर हैकिंग की तरफ चली गई थी चीज़ें, और वो एक टारगेटेड बेस थी इसलिए। सही। तो इस तरह के जो मतलब टारगेट्स होते हैं या हैकिंग होती है, उनसे कैसे बचा जाए हमें? उनसे बचने के लिए देखें, हमारे पास नेटवर्क का एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी सिस्टम होता है, जिसमें हमारे पास फायरवॉल्स होती हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स होती हैं। फिर हमारे जो एंड यूज़र होते हैं, जैसे हमारे सिस्टम ऑपरेटर है, आपका PCR है, MCR है, उनके जो सिस्टम्स हैं उनमें एंड पॉइंट सिस्टम डले होने चाहिए, जो EDR सिस्टम हो, XDR हो। फिर अब पूरा का पूरा एक SOC सिस्टम होता है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सिस्टम, जो कि आपकी सिंगल एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल आपने वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया, अब वर्ड डॉक्यूमेंट्स का जो काम है वो टेक्स्ट टाइपिंग है। सही। अगर वर्ड डॉक्यूमेंट ने आपकी रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया कि मैं आपकी फाइल को एक्सेस करूं, डिलीट करूं या मॉडिफाई करूं, तो वो फिर अनबिहेवियरल एक्टिविटी में आ जाता है और वो चीज़ डिटेक्ट होकर SOC ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाएगी। देन उसके वो हैशेस को मैच करेगा डेटाबेस से। अगर वो डेटाबेस मालवेयर डेटाबेस से मैच हो जाते हैं तो हम इसको कहते हैं कि ये सिस्टम इन्फेक्टेड है।
ओके अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे मिस ने कहा ये हैकिंग वाली बात है जो कि हमारे टीवी चैनल्स को या दूसरी चीज़ें हो जाती हैं, तो जो कोई कंपनी या जो अभी हम एथिकल हैकिंग की बात कर रहे थे, या गवर्नमेंट लेवल्स के ऊपर या प्रोफेशनल लेवल्स के ऊपर, तो हम एक्चुअली जो हायर कर रहे होते हैं वो एक्चुअली हैकर्स जो माइंडसेट होता है, जो थोड़ी देर पहले आपने बात करी, तो उनको तो पता होता है ऑलरेडी कि कहाँ कहाँ पे जाके ये हमें हिट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले से प्री प्लान कर रहे होते हैं उन चीज़ों के ऊपर, क्या इस पॉइंट के ऊपर जाके यहाँ पे हिट करेंगे, तो उसकी हम वर्किंग जो है वो माइक्रो लेवल के ऊपर जाकर पहले से कर रहे होते हैं। अगर वो इसको भी क्रॉस कर जाते हैं तो नेक्स्ट लेवल क्या होगा, तो वहाँ पे हम उनको ब्लॉक कर सकें। तो इस तरीके से हम मल्टीपल सिक्योरिटी सिस्टम्स जो है वो हम लगा रहे होते हैं। उसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि दुनिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन है प्रॉपर, जिसमें वो वेल नोन जो है वो ISO है। ISO को प्रॉपरली प्रोवाइड करता है क्लॉजेस कि आपका पासवर्ड जो है ना वो मिनिमम 12 कैरेक्टर का होना चाहिए। अगर इससे कम कैरेक्टर का होगा तो इजीली ब्रूट फोर्स के थ्रू एक्सेस हो जाएगा या गैस किया जा सकेगा डिक्शनरी अटैक के थ्रू। तो इस तरह की स्टैंडर्डाइजेशन है, बेंचमार्क जो हमें उसको अडॉप्ट करना होता है। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मल सिस्टम हम अपने घर पे ले आए, वाईफाई राउटर लगा दिया या अपना लैपटॉप ले गए हम किसी भी पब्लिक प्लेस पे। अब पब्लिक प्लेस पे जब हम वाईफाई एक्सेस कर सकते हैं तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। अब वो हैकर इजीली क्या करते हैं, कभी कभी उन वाईफाई की सेम वाईफाई जनरेट कर देते हैं और उनसे आपका डेटा एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। घर के वाईफाई भी बड़ा हैक होता है। बिल्कुल होते हैं। और ये 2-3 दफ़ा हो चुका है। हमारे पास स्पीड कम हो जाती है, समझ नहीं आता होता क्या है, फिर हम कॉल करते हैं बंदे को कि भाई पासवर्ड चेंज करता है, फिर सही चलने लग जाता है। क्या बिल्कुल सही कह मसला रही हैं। क्या है, ये क्या चीज़ होती है? हाँ देखें, इसमें तो प्रॉब्लम जो है ना वो हमारे बच्चों यानी की कि मोहल्ले मोहल्ले में हैकर बैठा हुआ है। बिल्कुल वो हाँ ये सही बात है। छोटे छोटे हैकर्स भी बन गए हैं। हो असल में ना टेक्नोलॉजी जैसे मैंने कहा ना डेवलप हो रही है तो लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है और स्पेशली अब साइबर सिक्योरिटी की तरफ बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि उन्होंने एक शॉर्ट टर्म चीज़ देख ली है कि यार इससे जल्दी अर्निंग होती है, तो इसलिए वो थोड़ा सा लोग इस तरफ जा रहे तो हैं, आपने स्कैमिंग देखा की कि तरफ। वो इस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान के जो लोग हैं सबसे पहला एंटीवायरस भी हम लोगों ने निकाला। इवन जो ये जो एक मूवी आई थी मनी हाइस्ट, तो उसमें आपने देखा तो पाकिस्तानी हैकर्स ही दिखाए हुए थे। तो हम इस टाइम पे टॉप नॉच पर हैं, मतलब हैकिंग के लिए भी और एंटी हैकिंग के लिए भी। एंटी हैकिंग के लिए तो बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का जो एक यूथ है इस वक्त अगर देखें तो माशाल्लाह सर आप तो बेहतर समझते होंगे, जो अभी जो हमारे पास क्रीम आ रही है उसमें बहुत चैलेंजेस थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे आ गए हैं। नहीं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन एक यूथ जो हमारा है वो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि जैसे उन्होंने कहा कि क्रीम आ रही है, जो वाकई उनकी दिलचस्पी है पढ़ाई में, इन चीज़ों में कि आगे बढ़ना है, मुस्तकबिल संवारना है, या XYZ जो अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, एक यूथ जो है इसका मिसयूज़ भी कर रही है। देखें, इसमें हम अपनी यूथ को क्या रैंक करते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट। देखें, इंटेलिजेंस के भी मुख्तलिफ़ लेवल्स होते हैं। उर्दू में अगर कहें तो एक होता है ज़हीन, और ज़हीन से ऊपर भी एक लेवल होता है, उसको क्या कहते हैं, होशियार, फ़ितीन। ठीक है, ज़हीन से ऊपर एक लेवल है, उसको कहते हैं फ़ितीन। ठीक है, ज़हीन से भी ऊपर। तो हमारी यूथ में से हम बहुत सारे लोगों को फ़ितीन तक रैंक कर सकते हैं, जो ज़हीन से भी कहीं ऊपर है। तो उसमें फिर ये होता है कि जब वो इंटेलिजेंस बढ़ती है तो फिर आप समझते हैं कि वो उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं और मिस यूज़ भी कर सकते हैं। तो दोनों डायरेक्शंस में चल रही है तो हमारी मेरा ख्याल है जनरेशन। पेरेंट्स को पता होता है ना कि मेरे बच्चे का जहन कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखिए ना, ओल्डर डेज़ की अगर हम बात करें तो इंटरनेट, हम जब स्कूल कॉलेज में थे तो उस वक्त इंटरनेट पॉपुलर ही नहीं हुआ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेट आया, घरों में आया, उससे पहले घरों में नहीं होता था। तो इंटरनेट कैफ़ेज़ होते थे। अब किसी इंसान को अगर इंटरनेट यूज़ करना है तो इंटरनेट कैफ़े जाएगा, आवर्स परचेज करेगा, हाफ एन आवर के लिए मैं इंटरनेट यूज़ करने बैठ रहा हूँ, कार्ड हुआ करते थे, हाफ एन स्क्रैच आवर, करके फिर 1 आवर का मैं बैठ रहा हूँ, ठीक है, वो अच्छे खासे पैसे दे रहा होगा। फिर घर के अगर नेट चलाना है तो टेलीफोन लाइन के थ्रू नेट चला रहा होगा, फिर वो आवर्स कार्ड खरीदेगा, पैसे 1-2 हज़ार रुपये खर्च करेगा, आधा घंटा 1 घंटा इंटरनेट चलाएगा। तो वो एक मुश्किल काम था, एक तो ख़र्चा था उसमें इन्वॉल्व, उसके बाद फिर वो पॉजिटिव एक्टिविटी करे, नेगेटिव एक्टिविटी करे, जो भी करे वो एक लिमिट तक करेगा। बट अब आप देखें कि हर घर में इंटरनेट वाईफाई के थ्रू किसी भी तरीके से मोबाइल में अवेलेबल है, 24 आवर्स अनलिमिटेड, 24 आवर्स अनलिमिटेड। और हर बच्चे के पास अपना मोबाइल है अब तो। अब 5G लॉन्च हो चेक चुका है एंड अब तो। बैलेंस अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। बिल्कुल, अब हर बच्चे के पास आजकल घरों में 3 डिवाइसेस आम है। वेल ऑफ घरों में मैं समझता हूँ 3 डिवाइसेस हर बच्चे के पास है, लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है और मोबाइल भी है। एग्जैक्टली। लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल 3 डिवाइसेस यूज़ कर रहा है एक बच्चा, और बाज़ लोग 2-2 मोबाइल भी रख के बैठे हुए। तो उसके बाद वो क्या करेगा, वो उसे पॉजिटिव वे में भी यूज़ करेगा, फिर उसे वो दूसरी तरीक़ों से भी यूज़ करेगा, नेगेटिव वे में भी, फिर वो हैकिंग के बारे में भी सोचेगा, फिर वो और चीज़ों के बारे में भी सोचेगा। अभी जिस तरह कुछ लोग बात हो रही थी एथिकल हैकिंग के हवाले से,
तो हैकिंग तो एक है एक्टिविटी कि किसी तरह से किसी को का डेटा हासिल किया जाए या उसके कोई तो ये एक हैकिंग एक निगेटिव एक्टिविटी की टर्म्स में आती है बेसिकली टर्म। और उसी तरह फाइनेंशियल किसी को नुकसान पहुंचाया जाए, या जिस तरह सर बता रहे थे कि इंजॉयमेंट के लिए एंटरटेनमेंट के लिए भी हैकर्स करते हैं, तो उनके भी मुख्तलिफ नेम्स हैं। तो इसी तरह जब ये हैकर्स हैकिंग करते हैं तो उसके तोड़ के तौर पे फिर दुनिया में एक नई टर्म आई, जिस तरह बताया एथिकल हैकर्स का। तो हमारे कुछ स्टूडेंट एथिकल हैकर्स का रोल भी प्ले कर रहे हैं इस वक्त। इसमें बड़े फेमस हैं इरफान जुनेजो हैं एक, और भी कुछ लोग हैं, उनके हम सेशंस अपने इदारे में करवा भी चुके हैं। तो आजकल टीवी के ऐड में भी आ रहे हैं, आप देखिए टेलीविजन पे एक ऐड आ रहा है, उसमें इरफान जुनेजो आ रहे हैं और लोग, तो उनको भी अब एक्सपोजर मिल रहा है। कंपनीज़ इन लोगों को हायर कर रही हैं। अब देखिए हैकिंग के लिए फिर ये भी है कि जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होते हैं, लोग मुख्तलिफ फील्ड में पढ़ते हैं, बैचलर्स कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, डेटा साइंस में, AI में और साइबर सिक्योरिटी में, और मुख्तलिफ फील्ड में बैचलर्स कर रहे हैं, फिर मास्टर्स कर रहे हैं ये। लेकिन हैकिंग के हवाले से जो है ये खुदरा पौधों की तरह मेरा ख्याल है ये हो गए हैं जो लोग सीखे हैं हैकिंग भी और एथिकल हैकिंग भी। और यानी कि हैक करना कैसे, जब इंसान हैक करना को समझेगा कि हाउ टू हैक, तो फिर समझेगा हाउ टू काउंटर दैट हैकिंग अटैक, ठीक है ना। जब उसको समझेगा कि हैक कैसे होता है तो फिर उसको रिवर्स करने का भी उसको तरीका आता होगा, इसको रोका कैसे जाए। तो अब वो एथिकल हैकिंग की फील्ड जनरेट हुई है, उसमें लोग बाकायदा कंपनीज उन्हें हायर कर रही हैं, हैवीली पे कर रही हैं कि हमारे सिस्टम्स को आप सिक्योर करें। जैसे मैं एक सवाल स्टूडेंट्स को जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके हाथ में एक चेन दे दी जाए, या एक गाड़ी के साथ एक चेन बांध दें, आप ट्रक के साथ चेन बांध दें, और दूसरी तरफ दीवार के साथ चेन बांध दें। मेटल की चेन है, दीवार के साथ हमने बांध दिया, दूसरी तरफ ट्रक लगा दिया और उसको खींचें चेन को, तो आप बताएं कि चेन कहाँ से टूटेगी। तो कुछ लोग कहते हैं उस कोने से टूटेगी, कुछ लोग कहते हैं इस कोने से टूटेगी, कुछ लोग कहते हैं बीच से टूटेगी। तो फिर उसका मैं उनको जवाब ये देता हूँ कि देखिए ना कोने से टूटेगी उस, ना इस, ना सेंटर से, बल्कि चेन वहाँ से टूटेगी जहाँ से चेन का लिंक वीक होगा। अब वो आपको नज़रों से नहीं नज़र आ रहा, आँखों से हम नहीं देख सकते कि यार ये वहाँ से यहाँ तक चेन जा रही है, इसका कौन सा लिंक वीक है। सही। अगर मेटल की बात करें तो मेटेलिक अंदर जी, तो मेटल की बात करें तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये मेटल कहाँ से वीक है माइक्रोस्कोप शायद हमें बता दे, लेकिन हम नहीं देख सकते। इसी तरह तो एथिकल हैकर जो सिस्टम में घुस के सिस्टम की वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करेगा, जो कि उसकी वल्नरेबिलिटीज़ कहलाती हैं। वीकनेसेस को वल्नरेबिलिटीज़ का टर्म दिया जाता है। तो वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करेगा और वहाँ पे फिर मजबूती लाएगा, उस वीकनेस को रिमूव करेगा, जिसको पैच लगाना कहते हैं। जैसे विंडोज़ आप देखें आई, फिर विंडोज़ का लाइसेंस लोगों ने लिया, हमारे यहाँ तो लाइसेंस का भी बहुत कम वो होता है, लेकिन अगर लाइसेंस विंडोज़ भी हो तो विंडोज़ वाले पूरा साल पैचेस भेजते रहते हैं। पैच का क्या मतलब होता है, जैसे आपको कहीं चोट लगती है तो आप क्या लगाते हैं, सनी प्लास लगाते हैं, पट्टी लगाते हैं, छोटी सी चिपका लेते हैं, फिर यहाँ चोट लगी फिर यहाँ लगा ली, फिर यहाँ लगा ली, फिर यहाँ। अब आप ये सोचें कि विंडोज़ में हमने काउंट किया कि साल भर में हमारे पास लाइसेंस विंडोज़ थी तो कितने पैचेस आए, तो आप अंदाज़ा नहीं करेंगे कि हंड्रेड्स ऑफ पैचेस, यानी कि साल में मेरा ख्याल है 500-600 या शायद इससे भी ज़्यादा पैचेस आए विंडोज़ के। किसी दिन कई पैच आ रहे हैं, किसी दिन एक आ रहा है, किसी दिन नहीं आ रहा। तो 5 यानी एक दिन में एक से ज़्यादा पट्टी लगाई जा रही है विंडोज़ पे, और डेली वो ज़ख्मी हो रही है। सही। तो कितना अटैक जी, तो इस तरह के आप देखें तो, और चल रही है दुनिया भर में, बिक भी रही है, डॉलर्स में उसकी परचेज प्राइस है। फिर उसके बाद तो पैचेस वो तो उनको देते हैं जो लाइसेंस लेके उन्हें चला रहे होते हैं। सही। तो सर यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बातों को कंटिन्यू करेंगे। जी व्यूअर्स, वक्त है ब्रेक, जो जल्दी हाजिर था। आरंगन भरी शाम, हे रंग बरंगी शाम, 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 आरंगन भरी शाम, हे रंग बरंगी शाम। के भलिकार के नासिरंगन भाई शाम में। सर ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन आप ये बताइए कि माशाल्लाह आप इतनी सारी चीज़ों में मेंबर भी हैं और फिर माशाल्लाह से आप इतनी सारी अचीवमेंट भी हैं लाइफ में, तो अपने लिए कैसे टाइम निकालते हैं? देखें टाइम तो निकालना पड़ता है। अब इसमें ये है कि देखें मैंने हमेशा से टाइम को यूज़ किया है। टाइम मैनेजमेंट आजकल बड़ा इम्पोर्टेंट, बल्कि अब तो सब्जेक्ट एक बन गया है, लोग इसमें मेरा ख्याल है डिग्रीज़ भी दे रहे हैं टाइम मैनेजमेंट में। तो अब जैसे यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूँ तो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, दोपहर तक तकरीबन ज़ाहिर यूनिवर्सिटी में एक्टिविटी होती है।
उसके बाद घर आते हैं तो फिर एक्टिविटीज़, कुछ हॉबीज़ भी मैं मेंटेन कर चुका हूँ पास्ट में, हॉबीज़ भी मेंटेन करता रहा हूँ घर पे, जैसे गार्डनिंग है, किचन गार्डनिंग घर पे, छत पे, जी किचन गार्डनिंग छत पे, घर पे किचन गार्डनिंग भी की हुई थी। फिर उसके अलावा फार्मिंग भी थोड़ी बहुत की हुई थी, बर्ड्स जैसे हैं, हैंस पाली हुई थी, इवन पीकॉक भी पाला था किसी ज़माने में, और मुख्तलिफ हैंस, डक्स, और ये भी छत पे थी मौजूद। और तो मुझे बड़ा शौक़ था फ्लावरिंग प्लांट्स के। इवन मेरे फादर से मुझे ये शौक़ मिला। मेरे फादर ख़ुद भी इत्तेफाक से एजुकेशन में थे, टीचिंग में थे, और फादर ने पुराने ज़माने में हमें थोड़ा बहुत सिखाया। और 200 to 300 प्लस फ्लावर पॉट्स थे घर में। और उसमें ये होता था फादर के जब सीज़न आ रहा होता था तो मुझे ख़ुद भी जाते थे और कभी कभार मैं भी चला जाता था उनके साथ। तो ये होता था कि फ्लावरिंग सीड्स ले आते थे। अब सर्दियाँ आने वाली हैं तो हमें पता था कि किस मंथ में जाना है, और इस मंथ में जाके फ्लावरिंग के ये सीड्स लेकर आने हैं। गर्मी आने वाली हैं तो उसकी फ्लावरिंग के सीड्स लेकर आ गए। फिर उन पॉट्स में हमने वो सीड्स लगा दिए। उसके बाद उसके पौधे निकले, उनको केयर किया, फिर उनको फ्लावरिंग उनकी इंजॉय की। तो इस तरह हाँ जी। फिर उसके अलावा वेजिटेबल्स का शौक़ हुआ, तो वेजिटेबल्स घर में बहुत सारी ग्रो की, जिसमें कि क्या कहते हैं, हरा धनिया पुदीना तो इस वक्त भी मेरी छत पे इतना ज़्यादा है कि मैं वो क्या बताऊँ। पहले बताते हम मंगवा लेते तो टमाटर महंगे हो जाते हैं। जी बिल्कुल। टोमेटोज़ भी ग्रो किए हैं, बहुत ग्रो होते हैं माशाल्लाह। तो टोमेटोज़ ग्रो कर चुके हैं, हरा धनिया पुदीना, फिर उसके अलावा और बहुत सारी वेजिटेबल्स, जैसे कहना चाहिए कि तुरई है, भिंडी है, करेला है, चुकंदर है, शलजम है, गाजर है, मूली है, और क्या क्या है, ये सब कुछ हमने गार्डनिंग में किया है। जबरदस्त, आपने तो मिनी मंडी बना दिया घर के अंदर। जी। उसके अलावा फार्मिंग के हवाले से जैसे हैंस वगैरह हैं, उसमें मैं डिफरेंट टाइप की हैंस भी घर पे पालता रहा हूँ। जैसे देसी मुर्गियाँ होती हैं, उनके एग्स के लिए। फिर 2 फॉरेन ब्रीड्स हैं, जैसे रोड्स आयरन रेड RIR कहलाती है, वो US की ब्रीड है। इसी तरह ऑस्ट्रेलॉप ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड है। तो एक रेड कलर की हैंस होती हैं हैवी वेट वाली, और एक ब्लैक कलर की होती है। तो वो दोनों भी मैं फार्मिंग घर पे कर चुका हूँ और उन्हें भी पाल चुके हैं हम लोग। और उसके अलावा ये कि तो इनके लिए भी थोड़ा टाइम निकालता रहा हूँ पास्ट में इन तमाम एक्टिविटीज़ में। फिर फैमिली के लिए, घर वालों के लिए, तो पार्क जाना, इवनिंग में वॉक करना पार्क जाके। फिर कहीं अगर कहीं मेंबरशिप है या कहीं है तो वहाँ चले गए। जैसे मैं IEEE का मेंबर हूँ, IEEE USA का मेंबर हूँ, IEEE कंप्यूटर सोसाइटी का, IEEE इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी का, और IEEE एग्जेक्टिव कमेटी का। तो IEEE की जो एग्जेक्टिव कमेटी है उसमें यहाँ पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ रीजन्स हैं। तो कराची रीजन का मैं जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, और इस वक्त उसकी एग्जेक्टिव बॉडी में हूँ। तो 25 to 30 उसमें एट ए टाइम 30 to 35 मेंबर्स होते हैं। उसमें एकेडमिया से भी लोग होते हैं और इंडस्ट्री से भी लोग होते हैं। और फिर हमारी मीटिंग होती है, डिफेंस में एक सनसेट क्लब है, तो उसमें हमारी एवरी मंथ मीटिंग होती है। तो वो हमारी एक मीटिंग भी होती है, गैदरिंग भी होती है, समझें। और उसमें ये होता है कि बहुत कुछ एकेडमिकली या इंडस्ट्री में भी डिसाइड होता है कि इंडस्ट्री को क्या नीड्स है एकेडमिशियंस से। तो इंडस्ट्री के लोगों को एकेडमिशियंस क्या ट्रेनिंग्स वहाँ पे दें। इसी तरह एकेडमिक्स में क्या नीड है तो एक्सपर्ट्स को अरेंज करना, वहाँ पे वो चीज़ें ट्रेनिंग्स कंडक्ट कराना, या कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप, सेमिनार्स अरेंज कराना मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। तो कराची में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, सेशंस अरेंज भी करा चुके हैं। मैं खुद भी इन्वॉल्व रहा हूँ इन एक्टिविटीज़ में और उनमें पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं। और मैंने रिसर्च पेपर्स भी 30+ ऑथर कर चुका हूँ मैं, रिसर्च पेपर्स नेशनल और इंटरनेशनल। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी पेपर प्रेजेंट कर चुका हूँ, स्पेन में और दूसरे कंट्रीज़ में भी मैं कर चुका हूँ रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट। और इन इम्पैक्ट फैक्टर पेपर्स भी पब्लिश कर चुका हूँ 4-5+, और 30+ ओवरऑल मेरे वैसे रिसर्च पेपर्स हैं। और अभी ये चल रही है एक्टिविटीज़। ज़बरदस्त, बहुत मज़े की एक्टिविटीज़ हैं आपकी। और जो हॉबीज़ आपने बताई, मेरा ख्याल है कि हमारे पास ये सारी जो हॉबीज़ होती हैं और ये एक्टिविटीज़ होती हैं फीमेल्स की होती हैं, जो कि आप कर रहे हैं इस वक्त। चलिए, ये बहुत मज़े की। आपकी क्या हॉबीज़ हैं, आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? मोस्टली टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाता है। क्योंकि स्कूल होता है सुबह में, फिर उसके बाद कुछ छोटे मोटे काम भी होते हैं, जैसे कि जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, जैसे सर ने बताया, हम भी इस तरह के पार्टिसिपेट करते हैं एथिकल हैकिंग बाउंटीज़ प्रोग्राम में। फिर फैमिली है, फैमिली को भी टाइम देना होता है। रात में कहीं जाके फिर दोस्तों के साथ गपशप होती है, कोई होटल पे बैठ गए, फिर डिस्कशन चल रही होती है कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या हो रहा है। वो इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। बट 6-7 बजे तक तो ऑलमोस्ट हम बिजी रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर टाइम मिलता है। लेकिन फिर वापसी, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है स्कूल की वजह से, तो ऑब्वियसली की बात है कि फिर जल्दी से भी सोना होता है। वैसे सही। आप बताएं, आपकी क्या एक्टिविटीज़ है?
अच्छा, एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी हैं एक्चुअली, क्योंकि मुझे सर्टिफिकेशंस करने का बड़ा शौक़ है, तो कहीं पे कुछ भी कोई सर्टिफिकेशंस हो रही होती हैं तो वो मैं बिल्कुल कर रहा होता हूँ। इसके अलावा पीएचडी चल रही है, तो उससे तो कम ही टाइम मिल पाता है, क्योंकि जब रिसर्च वर्क आपका शुरू हो जाता है और जब सुपरवाइज़र आपको ऐसा मिले तगड़ा कि बिल्कुल छोड़े नहीं, तो एक अच्छी बात भी होती है कि अच्छी बात है कि वो जल्दी पेस के ऊपर निकल जाता है। अच्छा, मेरी जो है वो वीक में 2 छुट्टियां होती हैं, एक फ्राइडे को और एक संडे को। तो फ्राइडे वाला दिन जो है वो मेरी काफ़ी सालों से एक्टिविटी है कि वो मलिर कैंट में जाके गैरिसन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ पे हम लोग सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1-2 बजे तक क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो फ्राइडे के फिर संडे को ये कि मैंने वो डिफेंस क्लिफ्टन पे यहाँ पे वो साइकिलिंग ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, तो वहाँ हम लोग 7 बजे पहुँच जाते हैं और फिर 7 बजे से लेकर 2-2.5 घंटे तक हम लोग वहाँ पे साइकिलिंग कर रहे होते हैं। ये जरा मुझे बताइए कि आप गिलगिती हैं या चित्राली हैं? आपके फेस फीचर्स बड़े मिल रहे हैं। अच्छा, नहीं, मैं उर्दू स्पीकिंग, मैं कराची से ही हूँ प्योर। वरना मैं जाने वाली थी, आप जापान से तो नहीं है? अच्छा नहीं, वो तो मेरी आंखें छोटी छोटी होती ना फिर। नहीं, तो आपके फेस फीचर्स बड़े मिलजुल रहे हैं, चित्रालियों से भी और गिलगित। अच्छा, नहीं, मेरा उनसे दूर दूर तक फैमिली में कोई ताल्लुक देखें, क्या पता कोई दूर का रिश्तेदार नहीं, ना इतनी हो। दूर का भी नहीं, वो सारे जो बैकग्राउंड वो सारा इंडिया से ही है। हाँ। अब उससे पहले का अब मुझे खुद नेपाल। नहीं पता। नेपाली भी होते हैं? हाँ, वो भी होते हैं, बिल्कुल। इंडिया वो भी तो हो रहे फिर होते हैं। हमारा नेपाल की तरफ भी जा रहा है थोड़ा सा। एग्जैक्टली। तो बस दूर दराज की कोई रिश्तेदार? दूर दराज हो, वो बहुत पहले के होंगे, क्या पता। नहीं, आपको नहीं लग रहा थोड़े से फीचर्स इनके मिल रहे हैं? हो सकता है, हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, कमेंट्स मिलते हैं इस तरह के? नहीं, ये मुझे फर्स्ट टाइम मिला है। अच्छा। हाँ, वरना ज़्यादातर लोग मुझे यही कह रहे होते हैं, यार आपको कहीं देखा है, आपसे कहीं मिले, पर ये नेपाली वाला ये वाला ये मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम। आप भी बोल देना कि हाँ, किसी चाइना की मूवी में देखा होगा या किसी रिसर्च में देखा होगा। नहीं, क्योंकि मैं बहुत देर से कंट्रोल करके बैठी हुई थी, अच्छा। लेकिन अभी मुझसे कंट्रोल हुआ नहीं। मैंने कहा चले मैं सही पूछ है। लेती हूँ। नहीं, ये कमेंट मुझे फर्स्ट टाइम मिले। अच्छा, चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये कमेंट मिला है। हाँ। और इसके अलावा कुछ म्यूजिक वगैरह का शौक? म्यूज़िक का तो इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, लेकिन मैं एक अपनी जर्नी बताना चाहूँगा। कुछ साल पहले एकेडमिया में आने की पहले मैं एक ऑर्गेनाइजेशन थी आइजैक, तो वहाँ पे एक हमारे दोस्त थे, वो उस ट्रिप से होकर आए थे। जब मुझे इस आइजैक के बारे में पता चला कि भाई पाकिस्तान में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्री में आपको भेज रही होती है, तो उस आइजैक के बारे में जब मुझे पता चला तो वो मैंने 3 महीने के लिए अप्लाई किया। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रोग्रेस अच्छी रही एंड दे ऑफर्ड मी फॉर 4 years। तो आई एम द ओनली वन ऑफ देम अमंग द 28 जो डेलीगेट्स आए हुए थे। तो वो 3 महीने जो थे वो मेरे कन्वर्ट हो गए 4 साल में। फिर 4 साल में थाईलैंड में रहा, टोटली फूड, अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग, लोकल ट्रैवलिंग, सब कुछ वो उनकी तरफ से था। और थ्रू आउट मैं वहाँ पे एक चलागोंग यूनिवर्सिटी ऑफ थाईलैंड है, तो वहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। फिर उसके बाद से जब मेरा वो ड्यूरेशन ख़त्म हुआ, फिर पाकिस्तान आया, तो फिर PIA में जॉब हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट अपॉइंटमेंट फिर मेरी मक्का में हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ 3 साल मैं रहा। फिर वहाँ पे 3 साल अल्हम्दुलिल्लाह हज किए, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लकी पर्सन। तो फिर वहीं पे रहते रहते किंग फाहद यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ पे मुझे 3 सेमेस्टर एज अ विजिटिंग पढ़ाने का मौका मिला। फिर एक इफ़त यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन थी, वहाँ पे पढ़ाया। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ सऊदी अरब ऑफ जद्दा, तो फिर वहाँ पे फिर मैंने पढ़ाया। फिर वहाँ से वापस आया तो फिर मैंने अपनी एक कंपनी स्टार्ट करी, टारगेट प्रो ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। तो उसके थ्रू हम अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को पहले जाके एजुकेशन दिया करते थे। फिर मैं थोड़ा सा इसको ग्रो किया, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे, फिर कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर। तो कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर आपकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, लाइक PPL, PSO, फातिमा, फौजी, एंग्रो, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो तकरीबन 12-13 साल का ड्यूरेशन हो गया। यहाँ पे जो है वो इंडस्ट्रियल लॉस के ऊपर और सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग के ऊपर मैं काम कर रहा होता हूँ। फिर साइड बाय साइड अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का चलता रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें चल रही। इसके अलावा फिर KCCI में, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैंने इसको रजिस्टर कराया, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। फिर FPCCI में रजिस्टर्ड हुआ। फिर इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस टाइम पे आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब ऑफ कराची एवेन्यू। तो फिर स्मार्ट डिप्लोमेट्स ऑफ मॉडल यूनाइटेड नेशन ऑफ टर्की, तो इसका चल रहा है सिलसिला। इसके अलावा वन यंग वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लंदन, तो उसका मैं परमानेंट मेंबर हूँ सिंस 2019।
सिंस 2009। तो मुझे फर्स्ट उस टाइम मैं सऊदी अरब में होता था, तो ये ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च हुई थी, तो इसमें मैंने अप्लाई किया था। तो पाकिस्तान से मैं उस टाइम पे फर्स्ट कैंडिडेट था जो मैं गया था। PNG एक कंपनी पाकिस्तान में हुआ करती थी, तो उसकी एक प्रोडक्ट थी, बहुत प्रोडक्ट आते थे उसके घर के एक अंदर। जिलेट थी, तो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था। तो पिट्सबर्ग में हुई थी, फिर उसके बाद केप टाउन में हुई, फिर उसके अलावा मालदीव्स में हुई। तो 3 साल लगातार उनकी तरफ से मैं स्पॉन्सर्ड था। अच्छा, एक सवाल, ये सारी जो जर्नी आपने बताई, आप बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे माशाल्लाह रह कर हैं, पाकिस्तान वापस आए क्यों? पाकिस्तान क्यों वापस आए? असल में वो तो बिल्कुल इस तरीके से बात है। एक तो लाजमी सी बात है, मेरी वालदा होती हैं सिर्फ यहाँ पे, तो दिस इज़ द मेन रीजन। तो मेन रीज़न। सेकंड रीज़न तो कोई कुछ बनता नहीं है। हाँ, नहीं, सही तो बात है। जब सऊदीया में जॉब रही, फिर उसके बाद मुझे पाकिस्तान आना नहीं हुआ, क्योंकि 3 साल मैंने सऊदीया में जॉब करी। फिर उसके बाद डायरेक्ट फिर मेरी 6 महीने के लिए कंबोडिया में जॉब हो गई थी, सियाम रीप में 6 महीने वहाँ पे रहा। फिर जब पाकिस्तान आया, फिर उसके बाद मैंने आईसेक में अप्लाई किया, तो विद इन द 2 मंथ्स फिर मैं 4 साल के लिए फिर मैं थाईलैंड चले गया। फिर वहाँ पे फिर जब मैं वहाँ से वापस आया 4 साल के, फिर मैंने कहा कि मैं यहाँ क्यों आ गया। सही नहीं, क्योंकि मैं यही सोच तो रही थी वो कि जो एक लोग यहाँ से भाग रहे हैं, ये वापस आए हैं। हाँ, अगर इस सिचुएशन में अगर पहले जाओ तो फिर मैं वापस नहीं आता। आप क्या कहना चाहेंगे सर कि हमारी जो ज्यादातर यूथ जो है वो बाहर ही जा रही है, जी। क्या कहना असल चाहेंगे में आप इसके देखें, हवाले इस से? वक्त जो ओवरऑल जिस तरह आपने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा, बताया, और हम सब ने आई थिंक पार्टिसिपेंट्स ने इससे एग्री किया कि जो कंट्री की मौजूदा सूरत हाल है वो ऐसी है कि यूथ के को यहाँ पे अपना फ्यूचर इतना सिक्योर और सेफ़ नहीं नज़र आता। देखें, अगर हम ये समझें कि हमारी इंडस्ट्री, हम अज्यूम कर लें फॉर एग्जांपल, हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, हमारी कंपनियाँ बहुत आगे बढ़ रही हैं, बहुत प्रॉफिट मेकिंग कर रही हैं, सैलरीज अच्छी मिल रही हैं, बहुत वेल ऑफ हैं, सब कुछ है। फिर आप देखें दूसरे मसाइल आ जाते हैं, रोड्स के मसाइल, सेफ्टी सिक्योरिटी के मसाइल, ठीक है, बिजली के मसाइल, ये गैस के मसाइल, पानी के मसाइल, बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। अभी बारिश का अगर ख़तरा है तो बारिश के मसाइल के बारिश के बाद क्या होगा, कोई करंट लग के मर रहा होगा, कोई कुछ और हो रहा होगा। तो मतलब तो यूथ को ये सब कुछ नज़र आता है। देखें, हमें भी नज़र आता है, लेकिन शायद हम इस वजह से रुके हुए हैं कि उसकी कोई रीज़न्स हैं। हर एक की कोई ना कोई रीज़न है। जैसे सर ने बताया कि मदर हैं, मेरे फादर हैं यहाँ पे 81-82 ईयर्स के हैं, आज मैं उन्हें संभाल रहा हूँ बहुत सारी। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, तो हमें उनके लिए भी कुछ करना है। तो हम उन्हें समझें एक तरीके से रीपे तो नहीं कर सकते, बट ये कि कोशिश कर सकते हैं कि जब तक उनकी ज़िंदगी उनका सहारा बने, उनके लिए सपोर्ट हो। तो मकसद हर एक के कोई ना कोई रीज़न्स हैं यहाँ स्टे करने के। लेकिन अगर यूथ है वो ये सोचती है, तो ज़ाहिर है वो एक यंग जनरेशन का आज़ाद होती है। उसको अपनी आज़ादाना सोच के साथ अगर वो चाहती है कि बाहर जाके सेटल हो और वहाँ जाके ग्रो करे, और बर्ड का देखें, बच्चा जब पैदा होता है और फिर घोंसले में बड़ा होता है, फिर वो फ्लाई कर जाता है, और फिर फ्लाई करता है तो फिर वो वापस उसके हाथ नहीं आता, माँ के भी हाथ नहीं आता और ना बाप के हाथ आता है। तो यही जनरेशन का हमारी अब होने वाला है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो बर्ड्स के बच्चे हैं। और वो जो जेन ज़ी है, बिल्कुल ये अलग ही और जेन ज़ी, और जेन ज़ी के बाद आप अल्फ़ा का तो सोच नहीं सकते। वो तो अल्फ़ा जो आ रही है, तो बिल्कुल ये है कि ये बच्चे जो है ना वो फ्लाई करें तो अच्छा है कि हमारा भी नाम रोशन करेंगे दुनिया में। आजकल देखें, इस जनरेशन के साथ, जेन ज़ी के साथ भी मेरा ख्याल है ये इशू है, अल्फ़ा के साथ तो बहुत ज़्यादा ये इशू आने वाला है कि अटेंशन स्पैन इस जनरेशन का बहुत छोटा हो गया, कम हो गया। अब ये एक मेन इशू है जो अमूमन लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। अटेंशन स्पैन छोटा होने का मकसद ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम जब होते थे अपनी, तो हम 8-8 घंटे 10-10 घंटे दिन की ट्रेनिंग्स कर लेते थे। हफ्ते में 5 दिन भी ट्रेनिंग आ रही है 8-10 घंटे की, हम बैठेंगे और अटेंड करेंगे और कंसंट्रेशन के साथ करेंगे। अब आप जेंजी के बच्चों को अगर बिठा दें 8-10 घंटे की ट्रेनिंग डेली, और हाँ तो 5 घंटे 5 दिन तक, तो वो 8 घंटे कंटिन्यूस नहीं हो, वो कहेंगे 1-2 घंटे बैठेंगे, उसके बाद 1-2 घंटे के लिए गायब हो जाएंगे, फिर वो आगे दोबारा बैठेंगे, शायद बैठें शायद ना बैठें, बड़ी मुश्किल से। फिर वो कहेंगे ये जो हम बातें सुन रहे हैं इस ट्रेनिंग में, ये जो बातें हमें बताई जा रही हैं, ये तो हमने इंटरनेट पर पहले से देखी हुई हैं, ये सब तो हमें पहले से मालूम है, ये तो वीडियो हम, अब ये साहब जो हमें ट्रेनिंग करा रहे हैं, ये चीज़ें बता रहे हैं, सर ये कॉपी कर रहे हैं कहीं और से, और ये उस गोरे ने वहाँ पे बताई थी, तो उस गोरे ने ये वहाँ पे बताई थी, अब ये वहाँ से कॉपी कर रहे हैं और हमें ये आगे सबक पढ़ा रहे हैं। हम ये पहले ही देख चुके हैं, हम इसको पहले ही सीख चुके हैं, तो वो उस तरफ ना अटेंशन दे पाएंगे ना कुछ, और वो उसे इग्नोर कर रहे होंगे। तो अब ये इस वजह से इस जनरेशन का अटेंशन स्पैन क्योंकि कम हो गया, अब ये भी ट्रेंड आ रहा है शॉर्टकट्स का। हर इंसान ये चाहता है, पहले ये होता था कि लॉन्ग टर्म ज़िंदगी में कई साल लोग लगा के आगे बढ़ते थे, तरक्की करते थे, डिग्री, एक डिग्री की, दूसरी की, तीसरी की, फिर कोई बिज़नेस अपना सेटल कर रहा है तो 2-4 साल 5-10 साल लगाता था, उसके बाद कहता था कि मेरा बिज़नेस सेटल हो गया। अब इस वक्त बहुत सारे यहाँ पे जो इस्टेब्लिश बिजनेसेस हैं वो 3rd जनरेशन में चल रहे हैं कि
दादा ने, ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था बिजनेस और अब थर्ड जनरेशन उसे इस वक्त चला रही है फॉर संभाल एग्जांपल। रही है, लेकिन सही हाँ, बात है। लेकिन अब जो जनरेशन है वो थर्ड जनरेशन तक जाने का नहीं सोच रही। वो सोच रही है कि हमें तो जल्द से जल्द विद इन फ्यू मंथ्स, बस एक वीडियो वायरल करनी है और बस विद इन हमें फ्यू ऊपर ईयर्स, चले विद इन फ्यू जाना है। मंथ्स। तो अब वो ये देखते हैं कि कोई वीडियो वायरल कर रहा है, कोई फ्रीलांसिंग, कोई कुछ और कर रहा है और वो हज़ारों लाखों डॉलर कमा रहा है। लेकिन सर इसमें आप जी, कंसिस्टेंसी जी, नहीं जी, कह सकते जी, कि जी, लॉन्ग जी, लास्टिंग जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलेगा। तो लेकिन कुछ तो एक्सक्यूज भी करते हैं, कहते हैं कि हमारे दादा ने ज़मीनें क्यों नहीं खरीदी। हाँ, हमारी वहाँ पे उसमें भी जमीन कोई थी, लाखों हाल की थी, नहीं वो है। भाई को दे दी, आज हमारे पास उसमें भी जमीन कोई हाल नहीं है, मैं बता रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ, इंडिया में ज़मीनें ज़मीनें हो या छोड़कर ना आ हो गए। उसमें भी कोई हाल नहीं है। सो वेल, ये गॉसिप कभी ख़त्म होने वाले नहीं है, लेकिन थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस हियर। बहुत अच्छा लगा आप सबसे गपशप करके, बड़ा मज़ा आया और ज़िंदगी रही तो दोबारा भी मिलेंगे। लास्ट में सर कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? देखें, मेरा मैसेज तो यही है कि ज़ाहिर है मेरे बड़ों ने जो सिखाया है कि एक तो ये सबक है कि लाइफ इज़ लाइक राइडिंग ए बाइसिकल, यू डोंट फॉल ऑफ अनलेस यू स्टॉप पेडलिंग। सही। ठीक है, तो यही मेरा सबक है कि ज़िंदगी एक इस तरह है जैसे आप एक साइकिल चला रहे हैं। जब आप साइकिल के पेडल्स चलाते रहेंगे, उसे कंट्रोल में रखेंगे, मुसलसल आप मूवमेंट में रहेंगे, तो आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी। यही हाल हर जगह, यही चीज़ हर जगह एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट होती है, ज़िंदगी में भी, पढ़ाई में भी, हर चीज़ में, बिज़नेस में भी, जॉब में भी। तो आप मूवमेंट में रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो आपको उसका फल मिलता रहेगा। सही, ज़बरदस्त। जी सर। मैंने बस एक चीज़ सीखी है अपने बड़ों से कि अपने बड़ों का ख्याल रखें और छोटों पर रहम करें। तो बस हम अपने स्कूल में भी यही रखते हैं कि जो मेरे सीनियर टीचर्स हैं और जो मेरे सीनियर अफसरान हैं और जो हमारे घर में सीनियर हैं, उनका हम हर तरह से ख्याल रखते हैं और जो हमसे छोटे हैं उनका भी हर तरह से ख्याल रखते हैं, ज़बरदस्त। ताकि दोनों तरफ से हमें इज्जत मिलती रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जी सर। दो मैसेज जो मैं देना चाहूँगा, एक तो ये कि जो हम लोग तरक्की की बात कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल या जैसे भी बात कर रहे थे, वो तब तक आपको नहीं मिल सकती तब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलेंगे। आप ये चाहेंगे कि घर पे बैठ के वो जो अर्निंग वाली जो बात चल रही है या किसी भी किस्म की अर्निंग हो, जब तक आप पेन में नहीं आएंगे ना, तब तक आप कुछ गेन नहीं करेंगे। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। एक ये मैसेज है। और दूसरा मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि कायदे आज़म ने एक बहुत अच्छी बात करी थी और जैन जी के हवाले से भी वो ये बात है कि जैन जी क्या कर रही होती है, इनके फ़ौरन डिसीजंस चेंज हो रहे होते हैं। सही। तो कायदे आज़म ने ये कहा था, कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसको सिर्फ 10 दफ़ा नहीं सोचो, ना उसको 100 दफ़ा सोचो, उसको 1000 टाइम्स सोचो और उसके प्रो एंड कॉन्स हर तरीके से सोचो। और जब सोच लो कि क्या करना है और फिर उसके ऊपर स्टक हो जाओ, आइदर कि तुम्हें उस तरफ जाना है या उस तरफ नहीं जाना, और एक डिसीजन के ऊपर स्टक हो जाओ, बीच में डामक डोल नहीं करना। लास्ट मैसेज मेरा ये है, वॉट एवर द नॉलेज यू हैव, आपने अपने आप एज के किसी भी हिस्से में हैं और आपके पास जो भी नॉलेज है वो आप दूसरों से शेयर करें। दूसरों से हम लोग शेयर नहीं कर रहे होते। एक डेल कार्नेगी का मैं नॉवल पढ़ रहा था, उसने अपने नॉवल में पूरे 12 नॉवेल्स थे, उसका एक नॉवल का एक वॉल्यूम था जिसमें था सिन ऑफ डिज़र्ट। तो ये एक बड़ा लंबी बात है, लेकिन सिर्फ इसमें मैं छोटी सी ये कोट करूँगा कि उस नॉवल में यही चीज़ बताई गई थी कि अगर आप लोगों से शेयर नहीं कर रहे होते हैं चीज़ें, तो एक्चुअली वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज है वो लोगों में बांटें, इससे आप ही की नॉलेज बढ़ेगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वेंदे वेंदे तव्हां खां धमाल ॿुधणु चाहींदासीं, स्पेशली छो जो असांजा जेके गेस्ट आहिनि उहे बि चाहिनि था त तव्हां खां का धमाल ॿुधूं। त इंशाल्लाह व्यूअर्स, आई होप त तव्हांखे शो पसंदि आयो हूंदो। ज़िंदगी रही त सुभाणे तव्हां सां मिलंदासीं। तेसि ताईं पंहिंजे प्यार जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। बरसाती मौसम आहे, ख़्याल बि तमामु घणो करिणो आहे। तेसि ताईं अल्लाह हाफ़िज़ जी। ओ लाल मेरी पटे रखियो भला झूलेलाल सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर हक दमादो मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हुसैनी लाल कलंदर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। हो चारों चराग तेरे बलने हमेशा, हाँ चारों चराग तेरे बलने हमेशा। मजवा में बालने आया भला झूले लालन
ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਬਚੜੇ ਦੇ ਦਈ ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਬਚੜੇ ਦੇ ਦਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈ ਵੀਰ ਮਿਲਾ ਝੂਲੇ ਲਾਲਣ ਸਿੰਧੜੀ ਦਾ ਸੇਵਣ ਦਾ ਜ਼ਕੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਹੱਕ ਦਵਾ ਦਾ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਅਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਮਸਤੋ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਹੁਸੈਨੀ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਹੋ ਲਾਲ ਮੇਰੀ ਹੋ ਲਾਲ ਮੇਰੀ हो जनन जनन तेरे नौबत वाले हो जनन जनन तेरे नौबत वाले नाल वहे दरे या हो भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर हक दमा दा मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हुसैनी लाल कलंदर मस्तो मस्त कलंदर हो लाल मेरी हो लाल